अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागिश वशी सो मम्मा बलोच दिल जुलान के चिशमर सजिनन वशत कना उम्मीद करा कि मैं सोवे मिंदात चवशियन चिविता और दुआ कना हमेशा शमे सो में बिंदात वशियन चिवी गुलिचारू का माँ इंसान वाब वाबाज गिंदी मतलब होती मुस्तकबिल होती बांदात वाब गिंदी और अक्सरियत मैं तो कामशी की होती बांदा तर रोजना गिंदग में सजिननी यक मजनी वाहिशी मजनी एक अरमानी की मोती मैं बांदा जैसे रोजना भी बोले रोजने बांदा ते वास्ता माँ सिर्फ यकी मोलो मुरादी कुता कि मैं कर अगर बाज जर भी बाज माँ अमीर भी बाज माँ साहिब हैसियत भी गोरा में बांदात रोजना भी रोजना ये मतलब यानी कि बांदाती या सोबमंद ये मतलब यानी कि मुस्तकबिल कामयाबी है मतलब ये नहीं कि इंसान एक ज़र दौलत बाजू भी बोले कामयाबी मतलब ऐसी कि इंसान वती चागिरदा वती मुल्का वती नामा रुजना बेका वती नाम अंचु बेका कि 4 मर्दों या 5 मर्दों या दुनिया या सजीन मुल्क के तहा अमिक मर्दों अमिक कौमियत थी नाम अंची तरपज्जा व्यारी इशिया रगोशा सोप मंदी मर्ची बांधा कि फ्यूचर एक वक्ती बीता जब फ्यूचर तो का इंसान एक डायरेक्शन यानी कि एक राही बर्जादाश्ता और राह सर शुतगा और आ वक्ता जो फ्यूचर आ वक्ता हकीकतन फ्यूचर ज़र न बीता वक्ता फ्यूचर मुस्तकबिल जो यक शर्री कार यक शर्री नाम ही बीता होती मुल्क तुका एक शर्री कारकिर्दगी शर्री नाम करने होती मुल्क कार का एक अंची इंसानी मोलो मुराद बीतगा मल मर्ची बांधा मा फ्यूचर जो सिर्फ और सिर्फ ज़र्रा जोड़ को ताकि अमेरिका में ज़र अर्निंग करनी अमेरिका में अर्निंग भी अमेरिका में फ्यूचर ब्राइडी जो कि बिल्कुल गलत थी एशियन ची अबेद मर्ची बांधा इन्ना के हम वादा के इंसान वदी बिता था हम वादा के इंसान पैदा इंसानी वजूदी दुनिया तुकात का इंसानी तुका यक अजीबी कशमकशी मानी इंसानी तुका मुस्तकबिल यक बाज बलाइन तजस्सुसी मानी कि मुस्तकबिला आई ची गाम बैग लूटी या एक नाम आई एक नाम ही लूटी या एक मकाम ही लूटी और आई वती वाहिश बम ये वाहिश तुका इंसान चाहिए ममिक का बोक्षा कि माजी और मुस्तकबिल तुका बाज अरोड़ जंजाल तुका होती हाला बेहाल भी बोले आई वाहिशन तुका ये वावे तुका अल्लमा आयक बाज शर्री और बाज पुज्जत के बाज नामी ग्रामी मर्द में भी हर इंसानी वती वाबा और हर इंसान वाबी तुका आइए कोई ना कोई ओहदाई अल्लमा भी हर इंसान ख्वाहिश तुका यानी कि मुस्तकबिल ख्वाहिश तुका कोई ना कोई ओहदाई अल्लमा भी भले बास कम इंसान कि वो ती ख्वाहिश ही ओहदायरा वो ती वाबरा सरजम कन के वास्ता गाम चेस्ट करना और मेहनत करना और जोहद करना और एक ज़िद करना याद बिदारे मेहनत और जोहद तुका अगर ज़िद शामिल भी गुरे ज़िद बाज वाला कारकिर्दगी का शुमे वाबरा सरजम कनगा आगम बेचारे ज़िंदगी या कुदरती अर्श इंसान और अल्लाह पाक वती वती कुदरत अल्लाह मादाता मना रवती कुदरत गोनी शुमारवती कुदरत गोनी वैसे तो रूज़ी और कामयाबी और नाकामी सजी अल्लाह पाक के दस्ते जिंद और मौत अल्लाह पाक के दस्ते भले मेहनत इंसान दस्ते इंसान के मेहनत का और कुदरत जो अल्लाह पाक का ये गिफ्ट दाता या कुदरत सीखा मेहनत फला ये ज़रूर ना कुदरत में रिफ्लेक्शनी मैं सोच रिफ्लेक्शनी मैं तूकन जो वाइब्स दरकाया आई रिफ्लेक्शनी माँ हमेशा गोशा मनफी मसूचे पच्चा की कुदरत एक कानूनी अस्ती हर चीज तो दिले जुलांकी अंची सोचे हर चीज तो बा यकीनी अंची सोचे कुदरत रामा प्रोवाइड कम बाज़ औकात मबाज़ कस्ताना गिरवागा गिंदम आ इंसान मिक्कर गिरवा क्या ना उमचिंच की डोक को गम जो अस्ते बलायन यक वती ज़िंदगी एक बाज़ भले वबाई लग गम भले याद बता रहे अगर कुदरत गिंदी की चुमा गिरो गए अगर कुदरती महसूस का और ये हकीकती गप्पी अगर मैं बेचारी ये अंची गप्पा जो कि दुनिया अंची अभी हकीकी जो माँ मननी जो कि हकीकता ये नी दुनिया मननी तो कुदरत अंची चीज़ें कि अर्ची माँ कनी एक्ट कनी आ माँ रिएक्शन ना अगर माँ सज्जी रोज गिरोगे तो कुदरतारा लगी कि इशर गिरवक दोस्ती तो कुदरत अंची सिचुएशन पैदा अखा के तो गेश बिगरुए और माँ गेश गिरवी अगर मैं शुक्रगुजारी और कंद गई और होती ज़िंदगी अच्छी खुशी होती कसानी टीकी अच्छी खुशी अल्लाह पाक जो कसानी नेमत और रहमत मारा बख्शत का आई अच्छी खुशी और कुदरती महसूस का कि मारा खुशी दोस्ती और कुदरत अमेरिका की मारा कसानी चीज़ें तो खुश करने लगी और दूमी अबर जो मकाफात अमली ये हमें कुदरती मकाफात अमल सिर्फ ये नहीं तो कसीम ख़राब को तरह ख़राबी चीज़ मिल ले मकफ़ात अमल मतलब ये भी हस्ती कि होती जिंदा रहा तो अंचो ग्वाजे न लुटेंगे कि आमा बेज होती ज़िंदगी वास्ता कशी केशे आमा द्रच तरह मिलती कुदरत तरह आमा दंती तो जोहद मेहनत
ए ख्वाहिशाना सरजम कनगे वा सच्चिया अल्लमिया परचा के बास कम कस दुनिया है तो कंचुशा क्या यानी नसीब है तुका यक चीज़ें लिख के तालपा का ये बख्शी और नसीबन चाहिए ये वाहिश या ख्वाब या ये जो सोचता या यकीन बास पुख्ता भी क्या ये आ गिफ्ट देगी भले बास कसन क्या ना मेहनत कनक अल्लमी भले आयनी मंजिल मेहनत रंद निबिश्ताई लिख के ता भले आयनी मंजिल तक ये पुज्जे के वास्ता गाम चेस कर उठी बाज़ औकात मावती लोगा निश्ती मारा बाज़ शिकायतें मैं माल उठी कि मैं मामा चागिरदा निश्ती अमा कशा इंस्टीट्यूट में माँ हमा मेतगे तुका इंस्टीट्यूट पे मारा दीर रोग मपड़ी मारा ट्रैवल कनक मकपी मारा बस से ट्रैवल कनक मकपी मारा अक्षय बाड़ा मदे या मोती बाइक सरा मनु या मोती वती जो गाड़ी है सरा पेट्रोल वती जाया मकनी या मोती वहदा जाया मकनी मैं कदीर चबरू मैं कशा इंस्टीट्यूट भी बनती मैं कशा कोई इदारा भी बनती मैं कशा कोई चीज़ें भी बीतती भले ये जो सोचो ये मर्दुमाई हमेशा लोगा निश्तगम या हमारा गवर्नमेंट जॉब भी मिली माँ कोई प्राइवेट जॉब नकनी या माँ बिजनेस नकनी मारा चाहिए सपोर्ट ना मिलेगी सपोर्ट ना मिलेगी सपोर्ट ना मिलेगी जो ये सोच है जो मर्दुमा मगोशा ना कुदरत ना उम्मीद है मर्दुम ये लोगा निश्तगम तो शनामा ज़िंदगी मिली जो ये लोगे तुका लूटम भले याद बितारे अमे चागेड़ दे तुका बास मर्दुमा जो वती वाबे तुका यक जहद तुका यक जिद्द पैदा करना कि ये चीज़ मना लूटी चाहे मना कुजाम हम जहाँ रोक भी आवती मुल्का यल दियाँ आवती शहरा यल दियाँ आवती लोग यल दियाँ आवती सहूलियात यल दियाँ आवती जोहद और मेहनत खातिर वती किफ़ालत जो एक मुल्क दुनिया वास्ता ज़रूरी से वती वाबारा पूरा करने के वास्ता एक अच्छी ज़िंदगी गुआजे ना जो फ़कीरी ज़िंदगी भी जो कि एच भी सहूलियात न भी भले अल्लमा मंजिल आयना ज़रूर सर भी बच्चा कि ए अम्मा मर्दुमा जो मैं चागिर दे अक्सी कनो ये मर्दुमा के ऐशानी बाकायदा मिसाल मौजूद थी प्रैक्टिकली मर्दों मैं जो अस्सी चागिर दे तो का मौजूदा और मर्ची मैगमा जो मैं मेहमानी जो मैं हमरादारी जो कि अल्लामा माँ आए में ज़रूर करें ए यक मजनी मिसाली जोहद मेहनत होती वाबे पूरा करनी होती वाबे सरजम करनी और आइयर अल्लमा शुमे दिमाकारी भले इधर जीरे कसानी ब्रेक गोली चारों का याद बेदार ए जो गप्पा ना दिलगोश बिकने था चाहे शुमा जानी ने मर्दी ने चाहे शुमा कसानी चुके हमेशा 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 वती ख्याला मुस्बित कनगे वती वास्ता शर सोच के या वती मुस्तकबिल वास्ता बात शर सोच के मन जैसे होती मुस्तकबिल अच्छी मुस्तकबिल है ना मन वती प्रेजेंट है तो कभी मन एक इमेजिन नहीं करना कि मन जो बाज मतलब मालिका रानी जो भी गुशे मन अमा चीज़ इमेजिन करो कसानी अच्छी मैं कुत्ता मैंने याद ही मैं कसानी इमेजिन कुत्ता कि दुनिया मन मशहूर है मर्दुमिया और दुनिया मन अजा और ये चीज़ें मन सोच कह रही कि चम बंदी चम पची वाब गिंदक भले मर्ची मचारा कि आमा चीज़ बीती या 4-5 मर्द मना भी जाना मन एक टीवी होस्ट या मन एक ड्रामा एक्ट्रेस या 4-5 मर्द मन शारी नामन चीज़ आना तो कभी कभी सोचा कि कसानिया तो सिर्फ मन लैब तुका ही वाब दीता लेकिन आ वाबे तुका यकीन अल्लाह बीता मन दिले तुका कि मन ज़रूरी जोड़वा हालांकि कोई रास्ता ना बीता बोले यकीन बीता तो यकीन शुमे रास्ते अल्लामा सरजम का बोले चारू का जीरी कसानी ब्रेक रन पदा शुमे साड़ी में मैं गुमा भी बेता शर्त की गोली चारों का ब्रेकर जी सारी अंचुकी मशहूर होगा आपको ज़िंदगी हकीकत क्या इंसानों की कुदरत जो अस्ती शुमार आमाटी व सोमन का माटी में होती वहाँ भी तुका जिद पीड़ा बिकनी को मन हमें गो कि मैं एक अच्छी शख्सियत मौजूद है जो मैं वैसा एक मिसाल या मर्दवानी वास्ता खासकर मैं बलूच या मर्दवानी वास्ता जो बाज ना उम्मीद वती मकसदन ची वती वाबन ची कि शार्च इंसान एक वाबे गिंदी और अर्च वाबे तुका एक जोहद अल्लमी और अर्च जोहद तुका एक जिद्दी अल्लमी कि ए जोहद मना करनी चाहे मेरा मंजिल भी मिली भले मन होता रिलैक्स करना कि मन ई जोहद कुता भले अक्सरियत मैं तो कंजूशी कि मैं लूटी कि मैं लूगा निश्ती कि मैं वाप पूरा बल लूगा निश्ती मन में वाप ची मर तुम्हारा आप ही गिलास ही भी ना मिली अगर मैं लूगा एक जगह निश्ती मैं लूटे कि गिलास वच में कर बैठे तुम्हारा आप बीतेंगी नहीं इन्ना चुप इतना का जिंदगी तुका गाम चेस करना ज़रूरी है तो मर्ची जो मेहमानी हमरादारी कनगी पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री तुका वाजह होती
जोहदांची वती नाम अमा मर्दमानी नामांगो को हवार को तक मर्चिया नामी ग्रामी राइटर यानी कि वाह माय बाजा जो अस्ते बचताकारी और आई बाज मजनी जर्नी है आई जिंद एक बाज मजनी जर्नी अगर आई जिंद जर्नी है बाबा तमानी जो गप पुत्रान कनी शोरा वत सरपत बैठे के मचे गप कन्या ईशन छे अबीद वाजानी नहीं होती यूट्यूब चैनल जोड़ को ता बेदारे नामन छे और आइए तुका अंचु क्या ये स्टाइल एक अंदाज ही निबिश्तकारी है कि आ माशरा चागिरदे जो असे अड़ो जंजाला न दीमाकारी अक्सरियत आई ड्रामे अगर मां बेचारी तो माशरा कोई ना कोई प्रॉब्लम ही माशरा कोई ना कोई अड़ो जंजाली दीमा अल्लमात का ये ख्यालात अंचुशा भले कि ड्रामे तू का ए शॉर्ट सीरीज अनी तू का वाजया माशा एक मजनी चीज़ें दीमा औरत यानी कि वेडिंग नाइट जो अस्ती आयरा इंटरनेशनली अवार्ड अया अचीव कोता पंच अवार्ड अया अचीव कोता बाज जगह नॉमिनेट भी तो मज़े अबरी के इंटरनेशनली एक चीज़ मतलब पूरी दुनिया का मुकाबले भाई और पूरी दुनिया तो का कि एक अवार्ड इधर मिली मतलब पूरी दुनिया तई जो अस्ती कारा बाज एक नाम मिलता तो मैं वाजे शो दीमाकारी मैं अमरादारी करनी किफ़ायत रुद्दीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ठीक हूँ आपके मैं माजरत मैं बलूची में बात नहीं कर पाऊँगा सबसे माजरत नहीं माजरत की बात नहीं है उसकी वजह ये कि बलूची मुझे आती है मैं समझता हूँ अभी आप जो मेरा इतना तवील इंट्रोडक्शन कर रही थी जी बहुत सारी बातें मुझे समझ आ रही थी लेकिन मैं बोल नहीं पाऊँगा उस तरह तो उर्दू में बोलूँगा। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और उर्दू जो है हम सबको ये वैसे तो ये ब्रावी हैं ब्रावी भी बलोच होते हैं हमारे अपने होते हैं बल्कि एक ही कौम होती है सबके इनके अल्फाज अलग अलग होते हैं बातों का अंदाज यानी कि एक्सेंट अलग है अल्फाज अलग है तो हम लोग दो ज़बान के एक ही कौम है लेकिन ये है कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो हम सबको जोड़े रखती है। ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे तो इसलिए कोई बात नहीं आप रवानगी से बलोची नहीं बोल सकेंगे मुझे पता है आप मुझसे काफ़ी में बलोची में बात करते हैं लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम है तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल सेट हमेशा की तरह। आपको सुबह सुबह हम वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपको उठाना तो नहीं पड़ता कि मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि ये सुबह 5 बजे उठने वाले बंदे हैं और ये कैसे मतलब मैं अक्सर आपको देखती हूँ मुझे तो आप मेरे लिए एक मोटिवेशन हो कि मैंने भी इनको देख के 5 बजे उठना शुरू कर दिया था। एक वक्त था एक ज़माना था और जॉगिंग करने चली जाती थी। तो ये रूटीन कैसे बनी? पहले तो ये रूटीन बेसिकली सबसे पहले तो जब इंसान को खुद फील होता है कि यार मेरी अंदर कहीं कुछ अनहेल्दी एक्टिविटीज़ हैं और कहीं किसी जगह पे जाके थोड़ा सा लड़खड़ाने लगता है अब रियलाइज़ होता है कि यार अब बहुत हो गया बहुत सारी चीज़ें अब थोड़ा सा एक रूटीन में आना चाहिए और हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनानी चाहिए। मुझे रियलाइज़ हुआ था कम से कम कोई 4 से 5 साल पहले। उससे पहले मैं सिगरेट पीता था और अनहेल्दी लाइफ थी खाना भी सोच के नहीं खाता था लेकिन 4-5 साल पहले जब मुझे रियलाइज़ हुआ उसके बाद फिर मैंने पूरा एक चेंज किया अपना एक रूटीन बिल्कुल चेंज किया। मैं अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठता हूँ 5:30 बजे जमजमा पार्क में होता हूँ। आपको पता है? मुझे पता है कि जैसे कि मैं आपको जानती हूँ आपने काफ़ी जो नेगेटिव आदत है अपने या जो मैं कहूँ कि ऐसे आदत जो हमारे आजकल की रूटीन बन चुकी है उनको बदलने के लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। जी जो कि हर किसी के पास तो क्या मैं कहती हूँ इस दौर में किसी के पास भी नहीं हो सकती। ये आपने ये हिम्मत कैसे जुटाई? असल में पहले तो शुरुआत तो मैंने उसी तरह की जब मुझे फ़ील हुआ कि मैं काफ़ी वीक हो रहा हूँ इमोशनली भी और मेंटली भी। लेकिन जब मैं हेल्दी लाइफ की तरफ आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने आप को भी नहीं जानता। एज ए ह्यूमन एज ए इंसान हम ये समझते हैं कि हम अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन हम नहीं जानते। ये तो सही। तो जब अपने आप को जानना शुरू किया फिर पता चला किस एरिया में मेरे अंदर कोई नेगेटिविटीज़ है, कहाँ पे मैं रिएक्ट करता हूँ, कौन से मेरे इमोशनल वीकनेस है, कहाँ पे मैं साइकोलॉजिकल ड्रामा क्रिएट कर लेता हूँ मैं यानी अपने आप। बाकी दुनिया तो अलग है। तो जहाँ मैंने रियलाइज़ शुरू किया जब ये चीज़ें अपने अंदर देखनी शुरू की तो ये चीज़ें खुद ब खुद जब चूँकि हम किसी चीज़ को जानते हैं जब हम जानते नहीं तो लाशूर में होते हैं, जब हम जानते हैं तो शऊर में आते हैं तो उस इमोशन पे एक रोशनी आती पता चल जाता है कि ये इमोशन जो है ना नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बिल्कुल। तो जब मैं जानना शुरू हुआ तो मेरे अंदर ये तब्दीली आनी शुरू हुई और अभी भी उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। और अच्छी तब्दीली में अगर कहूँ कि पॉजिटिव चेंज जिसको कहते हैं अच्छी तब्दीली
तो वो मैंने किफ़ायत में देखी है। और अक्सर मैं ये कहती हूँ ना, अक्सर ऐसी आपसे मैंने सीखा है और ये अच्छी बात होती है किसी से अच्छी चीज़ें सीखना। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में मैं भी हमेशा कहती हूँ कि जब सुबह उठें तो पॉजिटिव ख्याल से उठें, एक अच्छे ख्याल। आप बहुत नेचुरल है, मुझे पता है। नहीं, मैंने भी बहुत आपसे भी सीखा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये इंटरेक्टिव होता है, दो तरफा होता है। बिल्कुल। अच्छा, हम अब अगर जर्नी की बात करें, जैसे कि मैंने भी कहा कि कुछ लोग जो है वो घर में बैठे ना उम्मीद है, तो आप बड़ी मिसाल है उनके लिए, खासकर हम जैसे लोगों के लिए जो ज़िंदगी में जो है हासिल तो करना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। तो सबसे पहला जो कदम है आपका, आपने मेरे ख्याल से पहला जो आपका ड्रामा जो आपने लिखा था सदूरी, जी, जिसमें आपने असिस्ट किया था। सदूरी से पहले भी मैं असिस्ट करता था। असिस्ट करते जी। तो असिस्टेंट से राइटर बनना, मैं थोड़ा सा उससे भी बहुत पहले से थोड़ा सा आना चाहूँगा। बेसिकली स्टोरी टेलिंग का जो एक आर्ट है वो हम सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में होता है, हम विजुलाइज करते हैं। मुझे बचपन में बेसिकली स्टोरी सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं जब छोटा था तो हमारे गांव में एक चरवाया था, मैं डेली शाम में जो ही वो भेड़ बकरियां चरा के वापस आ जाता और मैं डेली शाम में भाग दौड़ के सीधा उसके घर पहुंच जाता था और वो थका हारा चरवा और मैं उसकी मिन्नतें करता कि जो है ना मुझे कहानी सुनाओ। वो मुझे कहानी सुनाता, मैं सुनता, विजुलाइज करता, फिर दिन भर मैं घूमते फिरते जो है ना कहानियों के कैरेक्टरों को अपने हिसाब से विजुलाइज करता। तो सबसे पहले जो कहानी सुनने का जो एक आर्ट है वो मेरे अंदर आई थिंक पहले से था, लेकिन मुझे एक शौक़ था। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, बहुत सारे जो ज़रूरियात ज़िंदगी के काम करने के साथ साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कहानी बता भी सकता हूँ, मैं एक कहानी लिख सकता हूँ। अच्छा, आपकी बात थोड़ी सी काट रही हूँ, आप सबसे पहले बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ। बलूचिस्तान में गिदर एक इलाका है, गिदर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। गिदर से एक बंदा आया और कराची में अपना नाम किया। जी, अब कंटिन्यू करें। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं लिख सकता हूँ। और उसके बाद फिर जब मैं खुशदार में था उस वक्त मेरी एक टेलरिंग की दुकान थी वहाँ पे। अच्छा, मैं बहुत सारी जो है ना, मैं टेलर मास्टर भी रहा हूँ, मैं रोटियां भी लगाता रहा हूँ, मैं कलर का काम करता रहा हूँ, मैं हेयर कटिंग करता रहा हूँ, हजाम भी रहा हूँ। ज़िंदगी के बहुत सारे एरियाज़ मुझे लगता है कि शायद ये मेरे जो स्क्रिप्ट्स में मुझे हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें ये मैं सारा करता हूँ एज ए ब्रेड एंड बटर के लिए। तो 96 में जब मुझे शौक़ हुआ लिखने का और शोबिज़ में जाने का शौक़ हुआ, एक मुझे एक्टिंग का भी शौक़ था और लिखने का, दोनों शौक़ एक साथ आ गए थे। ये तो मैंने सुना है और मैं हैरान हूँ। एक्टर नहीं बन सका मैं। अच्छा, आप अगर अपनी जर्नी बताएं फिर मैं आपसे पूछूंगी कि क्यों नहीं बन सके एक्टर। हाँ, ये मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल। तो उस ज़माने में डॉक्टर ताज रेसानी हमारे बलूचिस्तान के बहुत अच्छे मशहूर राइटर है, जिनके बड़े ड्रामे और जो है ना अफसाने, अंजीर नापुल बहुत मशहूर रहा है बलूचिस्तान में, आई थिंक सिलेबस में भी है बलूचिस्तान में। तो उनके बारे में मुझे पता चला वो खुशदार आए हैं। अच्छा, टाइम बहुत है, कुल की बात कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, आपके पास 2 घंटे हैं, आप बोलें। ओके, सही है जी। तो जब मुझे पता चला वो खुशदार आए, उनका ट्रांसफ़र हुआ है खुशदार में, तो मैं गया उनसे मिलने। एक तो 2-3 महीने मुझे लगे, मैं उनसे कैसे मिलूं, कहाँ से सोर्स निकालूं, किस बंदे के ज़रिए जाके मिलूं। जब मैं उनसे मिला पहली बार तो मैंने उनको कहा कि मुझे एक्टिंग का भी शौक़ है और लिखने का भी शौक़ है। डॉक्टर साहब को जो लोग जानते हैं, थोड़ा सा सीरियस बंदा है, थोड़ा सा संजीदा रहते हैं ना, उनकी शख्सियत थोड़ी, हाँ, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। जी जी। बहुत सारे क्रिएटिव जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो उन्होंने मुझे कहा, हाँ ठीक है बेटा, बस तुम स्टडी किया करो, पढ़ लिया करो। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, उनके घर में बहुत सारे जो है बुक्स पड़ी हुई थी। मैंने कहा मुझे कोई बुक दे दो। तो उन्होंने ऐसे यूँ करके एक बुक निकाली। बुक है माँ, मैक्सिम गोर्की की एक बहुत मशहूर नावल है माँ के नाम से। तो वो मैंने बुक उठाई और मैं घर गया। कोई 5-6 दिन के अंदर दिन रात लगा के बुक मैंने फ़ौरन ख़त्म की। वापस डॉक्टर ताज के पास आया तो मैंने कहा सर ये मैंने बुक पढ़ ली। उन्होंने मेरी शक्ल देखी, यार ये कोई 4-5 दिन के अंदर अंदर इन्होंने बुक ख़त्म कर दी। तो उन्होंने मुझे क्या, अच्छा पढ़ी? तो उन्होंने बुक लेके रख दी। इन्होंने कहा कैसी लगी? मैंने कहा बस ठीक है। तो वो कहते हैं मतलब वो आपकी राय पूछना चाहते थे। हाँ। मैंने कहा नहीं बस ठीक है ऐसे ही।
मैंने कहा मुझे अभी और बुक दे दो। तो उन्होंने वापस वही बुक ला उठा के मेरे हाथ में दे दी। अच्छा, वही बुक, वही सेम बुक उन्होंने मुझे दोबारा दिया। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा कि अब इस बुक को पढ़ो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ इनके जो कैरेक्टर्स है उनको रिलेट करो अपनी सोसाइटी में, माशरे में जो आपके बहुत सारे किरदार हैं जिनको आप जानते हो, आपके रिश्तेदारों में, फैमिली में, दोस्तों में, और इवन कि इसमें जो माँ है, जो माँ का कैरेक्टर है उसको भी कहीं ना कहीं रिलेट करो, फिर मुझे बताओ। अच्छा, ब्रेक लेने? हाँ प्लीज़ प्लीज़। तो किफ़ायत-उद्दीन की जो ये जर्नी है, जो ये कहानी है, ये बहुत दिलचस्प कहानी है, इसको हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वहादत का गोली शाहरुख का कसानी ब्रेक है, दो लफ्ज़, अब जो लैंग्वेज है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज भी करी करी। वहादत का कसानी ब्रेक है, जीर कसानी ब्रेक है, पता में साड़ी में कोमल बेता। जी गोली चायुका वशत की ब्रेकरन ब्रेकन जो सारी चूँकि माँ किफ़ायत एक लाइफ स्टोरी गुजदार गए थे। जी आप कंटिन्यू करें। तो जब मैं फिर डॉक्टर साहब से दोबारा बुक ले गया माँ, और जब मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया और उसी तरह सारे कैरेक्टरों को रिलेट करना जब शुरू किया, तो मुझे सबसे पहले वो माँ बहुत सारे मेरे रिश्तेदारों में नज़र आई। उसके बाद फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स, उसके बेटे, बहुत सारे, उस माँ का जो किरदार है, उसका जो किरदार है, उसकी जो साइकी है। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक तो बुक वो है जो हमारे हाथों में है, और बाकी जो ओपन बुक है वो मुआशरा है, सोसाइटी है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो हमारे इर्द गिर्द, बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनको जो है ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। फिर मेरा जो है ना ऑब्ज़र्वेशन वाला सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर साहब को, मैंने डॉक्टर ताजर एहसानी को तकरीबन कोई 4 साल तक खूब तंग किया। उनसे सीखता रहा, उनकी बुक्स पढ़ता रहा, उनके साथ मैं क्वेटा टेलीविज़न सेंटर जाता रहा। वहाँ पे अताउल्लाह बलोच से मेरी मुलाकात हुई ताकि मैं काम कर सकूँ। कुछ एक्टिंग में मैंने कुछ एक आध ड्रामे किए, और इस दौरान मैं साथ साथ लिखता रहा, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लिखता रहा। अच्छा, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका जो मकसद था शुरू में, ये एक्टर बनने का था, असिस्टेंट बनने का था, या राइटर ही बनने का था? राइटर और एक्टर दोनों। अच्छा मतलब एक्टिंग भी आप करना ही चाहते थे? हाँ, मैं एक्टिंग करना चाहता था। पहली एक्टिंग कैसी? मैंने तो बहुत सुना है उसके बारे में। बहुत बुरी। अच्छा। सिर्फ पहली एक्टिंग बुरी नहीं, बल्कि उसके बाद कोई 5-6 मौके और भी मिले, लेकिन वो भी मेरे हिसाब से कोई अच्छी एक्टिंग्स नहीं थी। अच्छा जी। तो वो दोस्त अता बलोच और बहुत सारे जो दोस्त होते थे वो मुझे मौका देते थे, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई मैं एक्टर नहीं हूँ, नहीं बन सकता। अच्छा, फिर आपकी जो पहला ड्रामा है, आपने जो आपका पहला ड्रामा, कैसे आपका ड्रामा एक्सेप्ट है? क्योंकि यहाँ पे तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तब जो है अब पीटीवी का दौर था, और पीटीवी भी कोई आम चैनल की तरह नहीं था, बहुत ख़ास उसके राइटर थे और अपने अपने राइटर थे। तो उनमें अपना स्क्रिप्ट सामने लाना, उसमें जब कोई 96 से लेकर 2001 तक 5 साल तक मैं क्वेटा टेलीविज़न आता जाता रहा, जब वहाँ पे मेरी कोई मामला नहीं बन पाया एज ए स्क्रिप्ट राइटर, तो फिर मुझे फैमिली के साथ कराची आना पड़ा। मेरी जो शॉप थी, टेलरिंग शॉप, दुकान वगैरह, वो सब बेच बाच के फैमिली के साथ आया। तो उस दौरान मेरी गुड लक थी, अता बलोच साहब, उनका जो है ना ट्रांसफ़र इस्लामाबाद से कराची पीटीवी सेंटर हुआ था। तो अब मैं उनके पीछे लग गया। अब ज़ाहिर उनको भी ये आइडिया था कि राइटर अभी तक मतलब इनका कोई ड्रामा नहीं चला है, पीटीवी है, ज़ाहिर जब स्क्रिप्ट जाता है तो फिर बहुत सारे जो है ना लोग असेस करते हैं उसको। तो वो मुझे कहते थे कि कहीं ना कहीं हो जाएगा, लेकिन वो टाइम निकलता गया। तो मैंने उनको असिस्ट करना शुरू किया। मैंने कहा किसी न किसी तरह से जो है ना इनके साथ मैं अटैच रहूँगा, तो मैं इसी फील्ड में रहूँगा, शोबिज़ के लोगों के साथ मेरा वास्ता होगा। तो इस दौरान मैंने उनको एक सीरियल असिस्ट किया, और 1-1.5 प्रोजेक्ट के बाद मैं डेली उनके सामने अपना स्क्रिप्ट रख देता था। वो नहीं होता जब अब दूसरे सबके स्क्रिप्ट चल रहे होते हैं, तो मैं बार बार अपनी कहानी रख देता था। वो कहता था यार क्या कर रहे हो। तो
इस दौरान पीटीवी को एक लॉन्ग प्ले की ज़रूरत थी, जो बहुत शॉर्ट टाइम में बना के देना था। कराची पीटीवी सेंटर को एलोकेट किया गया था। तो अता बलूच साहब ने ये चैलेंज लिया। उन्होंने कहा कि मैं विद इन 10 डेज़ जो है ना ये करूँगा, लॉन्ग प्ले करूँगा। तो जब इन्होंने ये चैलेंज ले लिया, उसके बाद हुआ क्या कि जितने राइटर्स थे उन सबसे स्टोरीज़ मंगवाते रहे। मैं बैठा हुआ था, उनको असिस्ट करता था। तो सबके स्टोरीज़ आते थे, वो पढ़ते थे और स्टोरी सेट पे रखते थे। बोलते थे यार मुझे समझ नहीं आती किसी की भी कहानी, मतलब हमें जो रिकॉर्ड है। अच्छा, उस ज़माने में यूके में कोई ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, तो उस पे सब्जेक्ट ये था कि जो हमारे जो यूथ है पाकिस्तानी, जो नौजवान हैं, वो पाकिस्तान से जो बाहर जाते हैं उनके लिए क्या मसले मसाइल होंगे इस बम ब्लास्ट के बाद ना। तो उनके लिए कोई वीज़ा के इश्यूज़ वगैरह थे, ये सब्जेक्ट था। तो बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने वापस की लोगों की, और मैं डेली उनके सामने करता था। मैं कोशिश करूँ, मैं कुछ लिखूँ। मुझे बोलते थे कि यार तुम या असिस्टेंट बनो या एक्टर बनो या राइटर, कोई एक चीज़ बनो ना, असिस्ट किया करो। मतलब एक जिद आपने पकड़ ली थी भाई, मेरी तो यही मैंने कहानी। जिद पकड़ ली थी। मैं बस चपक जाता था, मतलब मैं इस बात मशहूर था। तो खैर कोई 3 दिन गुजर गए। उन्होंने डिसाइड किया कि यार मैं अब मेरे पास 7 दिन है, मैं ये ड्रामा नहीं कर पाऊँगा, मैं पीटीवी फ़ोन करके बता देता हूँ। तो मैंने कहा सर अभी भी आप मुझे मौका दे दें, मैं लिखूँ। तो उन्होंने ऐसे लाइट वे में कहा हाँ ठीक है लिख दो। और जो ही उन्होंने कहा लिख दो, तो मेरे अंदर पता नहीं वो जो 5 साल के जो वो बहुत सारे जो है ना वो सेल्स वो थे ना, वो ऐसे एक्टिव हो गए हैं ना मेरे अंदर कि मुझे मौका मिला है पहली बार। तो मैं भागा दौड़ा, घर पहुंचा, और मैं कोई 3 दिन बहुत कम में सोया हूँ, दिन रात करते करते विद इन 3 डेज़ मैंने एक स्क्रिप्ट ला के उनको दे दिया। 3 दिन में फिर इसकी शूट हो गई, और एक नाइट में मैं भी बैठा था एडिटर के साथ, वो एडिट करके बिखरने से पहले उसका नाम था। तो पीटीवी से वो ऑन एयर हो गया। तो वो मेरा पहला प्ले था सदोरी से पहले, और वो उसको बहुत लोगों ने सराहा। बहुत सारे ज़फ़र मेराज साहब हमारे बड़े अच्छे बलूचिस्तान के राइटर, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की, मुझे हौसला दिया कि यार किफ़ायत तुम्हारे अंदर एक है, मतलब तुम एक क्रिएटिव आदमी हो, अब तुम दौड़ो। फिर उसके बाद फिर सदोरी के बाद फिर बाकी सारे ड्रामे इसी तरह चलते रहे। और मैं किफ़ायत के बारे में जितना जानती हूँ इन्होंने आपको बताया नहीं, लेकिन ये जब ये शहरात कराची या तो अंशु की मगोशा ना कि लोग निश्तगी जगह वाब इंसानी सरजम नबी किफ़ायत तक जैसे पीछे सारी कश्तियाँ जला देना। यस, ऐसे ही। और जब जब आए, मैंने आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रोका नहीं, लेकिन जब आप इस शहर में आए तब आपके पास कुछ भी नहीं था। जो मैं जानती हूँ किफ़ायत जो है वो मतलब ऐसा था कि यहाँ पे एक बहुत ही ऐसा बंदा जो बहुत ही ज़्यादा, जिसको काम की ज़रूरत है, जिसको रूटीन के जॉब की ज़रूरत है, जिसकी किफ़ालत बाकायदा घर का सरपरस्त वही है, उसमें इनके घर वालों ने इनका बहुत साथ दिया। बहुत फैमिली ने बहुत साथ दिया। तो जब मैं आया उस वक्त तो इवन के जब पहली बार मैं कराची पहुँचा हूँ, जिस घर में पहुँचा हूँ, मेरे पास छोला नहीं था, आटा नहीं था, कुछ 100 रुपये पड़े थे मेरे पास, जो 1-2 दिन के थे फैमिली के लिए। जी। लेकिन मैं समझता हूँ ये वो दिन थे जिन्होंने मुझे बनाया है। अगर मैं आसानियों में आता तो शायद मैं नहीं बन पाता। तो ये मेरे लिए वो सारे जो है ना वो थे कि जिन्होंने मुझे। ये अच्छी बात है कि आपका उस वक्त जब हम कामयाब नहीं होते किसी काम पे, उस वक्त जब हम किसी मकाम तक नहीं पहुँचे होते, किसी को हम पे भरोसा भी नहीं होता, बल्कि कभी कभी हमें खुद पे भरोसा नहीं होता कि जिस रास्ते में हम चल रहे वो मंजिल मिलेगी या नहीं। इस पर आपके घर वालों का आप पे भरोसा और उस दौरान आपका साथ देना, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आपको खुदा ने दिया। वाकई बिल्कुल। बहुत से लोग रह जाते हैं अभी तक साथ है, मेरी बीवी मेरे बच्चे अभी तक साथ दे रहे हैं। क्योंकि जो स्ट्रगल है मैं समझता हूँ ये ज़िंदगी भर रहता है। जब आप कुछ बनते हो, बनने के बाद आपके कंधों पे और ज़्यादा बोझ जाता है। आपको अपने आप को मेंटेन रखना होता है, अपने काम को बेहतर से बेहतर करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे एक गलती ये हो जाती है, जब हम बनते हैं तो ईगो आता है। ईगो जो है ना इंसान को कहता है कि अब तुम हो, बंदा रुक जाता है।
अपडेट नहीं होता। तो ये स्ट्रगल है, ये काम है, एडवेंचर है, साथ चलता रहता है। और ये मैं यही कहती हूँ कि अक्सर हमारे लोग जो है काफ़ी हमारे लोग जो शिकायत करते हैं ज़िंदगी से कि हमें कुछ मिला नहीं, या हम अक्सर, मैं इस बात पे किफ़ायत आपकी भी राय जानना चाहूँगी। और उस वक्त भी मैं ये बात कर रही थी कि हम जो है बलूचिस्तान से जो बिलोंग करते हैं, एक तो हम ये चाहते कि इंस्टीट्यूट जो भी हैं, जो म्यूज़िक, अगर हमें म्यूज़िक सीखने का शौक़ है या डायरेक्शन सीखने का शौक़ है, तो वो इंस्टीट्यूट हमारे घर के सामने होना चाहिए, या वो इदारा हमारे घर के सामने होना चाहिए। ये नहीं, मतलब हर एक इदारे की एक मार्केट होती है, और वो मार्केट कराची में है। और बहुत आप जैसे बहुत से लोग कराची में आते हैं और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप तो अपनी मंजिल तक पहुँच गए, बहुत बड़े मकाम तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग वहीं पे बैठे होते हैं, और मैं इस फेसबुक पे जब देखती हूँ, वहाँ से जो अच्छे कारकिर्दगी वाले लोग जब ऐसी नाउमीदी की बातें करते हैं, तो बहुत अफसोस होता है इस पर। जी, ऐसा ही है। असल में जो नाउमीदी है, मैं समझता हूँ सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, बहुत सारे इलाकों में इंसानों में जब नाउमीदी होती है तो फिर बहुत सारे लोग अपनी जगहों पे ठहर जाते हैं। गो कि उनके अंदर टैलेंट बहुत होता है, बहुत कुछ लेकर पैदा होते हैं वो लोग। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि नाउमीदी की भी एक एनर्जी होती है। इस एनर्जी को अगर कोई पॉजिटिव ले लेता है, अपनी जो है ना उस काम ना होने को भी एक चैलेंज समझ के नेक्स्ट जो है ना उसको यूटिलाइज करता है अपने उसके लिए, मकसद के लिए, तो फिर वो नाउमीदी नहीं रहती। जब इंसान ये सोचता है कि यार मुझसे नहीं होगा, पता नहीं लोग मेरा काम देखेंगे नहीं देखेंगे, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, फैसला कर लेते हैं। फैसला जब करते, तय करते, तो वो जो है ना डर की तरफ जाते हैं। जब डर की तरफ जाते हैं तो फिर मायूसी और नाउमीदी, फिर शिकवे शिकायतें। मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में शिकवा शिकायत जैसी कोई चीज़ एक हमारे अपने अंदर एक हमारा अपना एक नफ्सियाती मामला होता है इंसान का, ये एग्जिस्ट नहीं करता। जो इंसान जो है वो अपने ही हाथों से है। वो अगर आगे बढ़ता है, कंसिस्टेंसी अगर उसके अंदर है, उसको उसका मंजिल मिल जाता है। और जो लोग बढ़ने के बाद बीच में रुक जाते हैं तो फिर वो रुक ही जाते हैं। अच्छा, कभी कभी मैं आपको एक साइकेट्रिस्ट भी समझती हूँ, क्योंकि आप गहराई से इंसान के सोच को परख लेते हैं। अगर हम देखें किफ़ायत का पीटीवी से प्राइवेट प्रोडक्शन तक एक सफ़र, प्राइवेट प्रोडक्शन जब नए बन रहे थे, और वहीं आपकी एक जर्नी, एक नई जर्नी स्टार्ट हुई। पीटीवी में तो ये था कि आपका स्क्रिप्ट सदूरी जो है वो सेलेक्ट हो गया। अच्छा, ये मुझे बताएं कि सदूरी जब सेलेक्ट हुआ और आपने जैसे मुझे बताया जब स्क्रीनिंग हुई उसकी तो कैसा लगा आपको? अच्छा, मुझे मालका सदूरी से पहले जो मेरा बिखरने से पहले हुआ था, क्योंकि मेरा पहला था। अच्छा। उसकी फीलिंग बहुत अलग थी, क्योंकि पहली बार मेरा एक लिखा हुआ ड्रामा आनिया राना, और मैं, फिर मेरी फैमिली ने देखा, मैंने देखा, फिर हम रोए, खुशी के आंसू। अच्छा, वो रोना भी था? वो रोना था, मैं और मेरी बेगम दोनों। तो मैं रोया, वो रोई। तो मैंने कहा कि मैंने बेगम को कहा, मैंने कहा ये हो गया, ये देखो कोई 5-6 साल इतनी सारे मुश्किलात से गुजरने के बाद, अच्छा रोज़ मरना भी पड़ता है बंदे को, जब आपको लगता है कि यार आपका काम नहीं हो रहा, लोग आपको समझ रहे हैं कि यार आप राइटर नहीं हो। पीटीवी के ज़माने में यही होता था ना, जिसने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसने बहुत सारी शायरी की, उसके बाद फिर उसके स्क्रिप्ट्स को प्रिपेयर करते थे, उसको भी फिर जो है ना हेडक्वार्टर तक भिजवाते थे, उसकी जांच होती थी, उसके बाद फिर स्पेशली उर्दू में और एक बलोचिस्तान में आके। तो मैंने कहा समझ नहीं आ रहा, ये तो हो गया, चल गया। तो वो भी रोई, कहती है याद रखना। अच्छा, एक लफ्ज़ उसने, मेरी बेगम ने मुझे कहा था, आज तक मुझे याद है। तो उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूँ, ये बात ज़रूर याद है। मैंने कहा मुझे याद है। अच्छा, अक्सर जो शोबिज़ की जो मर्द होते हैं, मर्द हजरात होते हैं, उनकी औरतें डर जाती हैं, अगर वो आम औरतें होती हैं, मतलब घरेलू औरतें होती हैं, तो डर जाती हैं कि बहुत बड़ी, मतलब वहाँ पे लड़कियाँ हैं, सब हैं, तो वो एक इनसिक्योरिटी जो महसूस होती है, तो वो एक कि याद रखना इस दौर में मैं साथ थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी आपके लिए कि आपका पहला ड्रामा, और इस ड्रामे के पीछे जो आपकी जर्नी है। एक होता है कि हम साहिब हैसियत हैं, हम हमारे घर वाले सब चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, वो जर्नी अलग होती है, वो रिलैक्स जर्नी होती है। लेकिन एक होता है कि सब कुछ छोड़ के एक ही रास्ते पे चलना, जहाँ पे कभी उसी पे हमेशा मुस्तकिल मिजाजी के तौर पर रोज़ाना आना जाना, अगर काम नहीं हो रहा है रोज़ आना,
पीटीवी के जो है ना गेट पे बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं, बहुत सारे एक्टर्स के जो है ना स्टोरीज हैं वो भी पीटीवी के गेट के बाहर बैठे रहते थे। मैं भी कोई 2-2 3-3 घंटे कभी बैठता था, अच्छा, वेट करता था, क्योंकि अगर कोई अंदर से नहीं बुलाता, जब तक पीटीवी कोई प्रोड्यूसर वगैरह नहीं बुलाता तो वेट करना पड़ता है। लेकिन वो जो है ना वो मुझे वो उस इंतज़ार ने, उन चीज़ों ने मुझे बनाया। मैं यही कह रहा हूँ कि जो मायूसी होती है या जो आपका काम नहीं हो रहा होता है उसको अपने पॉजिटिविटी में कैसे आप कन्वर्ट करते हो। बिल्कुल। आज नहीं हुआ, आप डिसाइड करो यार कल होगा। अच्छा, इवन कि जो लोग मुखालिफिन जो होते थे, मुखालिफिन से मेरा मुराद ये है कि जब आप किसी एरिया में जाते हो, काम करते हो, तो आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं कि यार अब ये बनेगा, तो फिर वो थोड़े से बातें करते हैं कि यार इसका नहीं हो सकता, ये पता नहीं कहाँ से आया है, इसकी लैंग्वेज सही नहीं है, इसका ये वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे थे लोग थे पीटीवी कराची सेंटर में। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हीं की वजह से मैं राइटर बनाऊँ। अगर वो है आपने बड़े पॉजिटिवली अपने अगर वो इख्तलाफ नहीं करते, अगर वो ये नहीं कहते कि ये नहीं बनेगा, तो मेरे अंदर वो एनर्जीज नहीं आती कि यार मैं दिखाऊंगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी करके दिखाऊंगा। इख्तलाफ से या तनकीद से एनर्जी आना ये अलग बात है। आपको अल्लाह पाक ने शायद शुरू से पॉजिटिव बनाया, लेकिन इख्तलाफ और तनकीद से अक्सर लोगों की उलट हो जाता है, उलट हो जाता है। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं गोली शाहरुख का। मौती मराकश दीमा बरी बले वहादत का कसानी ब्रेक के जीरे कसानी ब्रेक की पदा शोमेद में साड़ी भी मैं गोम बेता। वशत के गोली शाहरुख का ब्रेकांचे सारियांचो की मां किफ़ायत रुदनी एक मजने एक यानी कि पहला प्रोजेक्ट, पहला मेहनत है, पहला मंजिल है, पहला सीढ़ी जो इंसान दिमा कहती गुरा ये ची मारिश्ता नहीं बाबा मा गप्पा थी। हाँ जी, आप बता रहे थे। फिर उसके बाद दूसरा जो कदम था उसके बारे में बताया कि दूसरा फिर मिशन क्या था। दूसरा कदम प्राइवेट प्रोडक्शन थी, लेकिन उससे पहले फिर मैं पीछे जाऊंगा। सर मुझे आगे पीछे जाने की थोड़ी सी आदत है। जी बिल्कुल, पीछे से जाएंगे तो हम समझेंगे ना। बात हो रही थी अपने काम के साथ लगन की, उस ज़िद की, जो आपका जो एक काम है उसको टाइम देने की। एक छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ, एक दिन का वाक़या है। जी जी जी। जब मैं कराची शिफ्ट नहीं हुआ था, जब मैं खुजार में था, तो उस ज़माने में, ये तकरीबन 2000 की बात है, मैंने एक टेलीफिल्म लिखी थी, एक स्क्रिप्ट लिखा था। और एक डायरेक्टर है, नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके पीछे जो है ना ये स्क्रिप्ट लेके मैं खुजार से निकला हूँ, कराची आया हूँ। अच्छा, इस उम्मीद से कि मैं उनको स्क्रिप्ट दूंगा, वो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मेरा शायद ड्रामा बने। तो उनका फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं था, उनके घर का एड्रेस भी मेरे पास नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वो, इतना मुझे पता था उस ज़माने में कंबाइंड टीवी हुआ करता था, प्राइवेट प्रोडक्शन नहीं थी। एक इंडस विजन, आई थिंक इंडस विजन शायद था, हाँ। कंबाइंड टीवी एक प्रोडक्शन हाउस था जो मेट्रो जो होटल है उसके पास था। इतना मुझे पता था कि ये साहब वहाँ बैठते हैं। अच्छा, मेरे जानने वाले, मेरी इनसे मुलाकात थी, लेकिन आप निकले उनसे मिलने के लिए, ना आपके पास उनका नंबर, ना कोई एड्रेस, ना कोई आता पता, कुछ भी नहीं। अब एक बलूचिस्तान का सीधा सादा सा बंदा बस निकला, यार मिल जाएगा, कोई भी मिलेगा, उम्मीद है, बस उम्मीद है। तो मैं स्क्रिप्ट लेके वहाँ से निकला हूँ और रात मैंने ट्रैवल किया, सुबह मैं भी मार्केट में पहुँचा हूँ। मुझे नहीं पता कराची में लोग देर तक सोते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में एक आदत थी सवेरे उठने की और सवेरे काम पर जाने की। मैं सुबह सवेरे पहुंचा हूँ सदर। मुझे इतना पता था कि जो कंबाइंड वो है टेलीविज़न है, ये कहीं सदर वदर में है। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता कि सदर कहाँ है? सदर पता था मुझे। अच्छा, सदर पता था। जो कंबाइंड टीवी है, जो प्रोडक्शन हाउस, वो सदर में कहाँ, ये नहीं पता, वो कहीं सदर वदर में, इतना मुझे पता था। मेरे माइंड में ये बात आई, मैं जाऊंगा सदर में बहुत सारे जो टीवी की दुकानें होती है, उनमें से किसी से मैं पूछूंगा कि कंबाइंड टीवी कहाँ होता है। तो ये मेरे माइंड में इस तरह की चीज़ें मैंने बनाई थी। सुबह सवेरे पहुंचा तो देखा कोई नहीं है, सब दुकानें बंद, पूरा सदर वीरान। फिर मैं कोई 1-1.5 घंटे तक वेट करता रहा, स्क्रिप्ट हाथ में लेके घूमता रहा। जब दुकानें खुलनी शुरू हो गई तो सबसे पहले मैंने टीवी की जो दुकानें थी, टीवी बेचने वालों की,
उनसे मैंने पूछना शुरू किया, किसी से मैंने पूछा कंबाइंड टीवी, उन्होंने कहा नहीं पता। अगली दुकान वाले से पूछा कंबाइंड टीवी कहाँ होता है, कहते हैं नहीं पता। पूरे सदर में जितने भी टेलीविज़न की जो दुकानें हैं, जो बेचने वाले हैं, ये कंबाइंड टीवी नहीं पता। अच्छा, मेरे लिए हैरत की बात है कि यार कंबाइंड टीवी और टीवी बेचने वालों को नहीं फिर किसको मतलब पता? एक प्रोडक्शन हाउस है या कुछ भी है, हाँ। आप एक इदारे को एक दूसरी चीज़ों से जोड़ रहे हैं। मैं इस तरह कनेक्ट कर रहा था हाँ। उसको ना। तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे गुजर गए। मैंने सोचा यार मेरे पास दिन भी एक ही है, मैं आया हूँ, मुझे वापस जाना है, वहाँ पे मेरी शॉप थी, काम भी करना था। तो अब मैंने सोचा अब मैं कैसे कंबाइंड टीवी ढूंढ लूँ, इनको तो नहीं पता। फिर मेरे जहन में आया कि ये जो न्यूज़पेपर बेचने वाले होते हैं, ये कहीं ना कहीं जाते हैं, किसी न किसी ऑफिस में कहीं ना कहीं जाते हैं, इनसे पूछूंगा। जितने भी न्यूज़ के स्टॉल्स थे सदर में, सबसे मैं पूछता रहा कंबाइंड टीवी कंबाइंड टीवी कंबाइंड टीवी, सब ने कहा नहीं पता। हैरान भाई, न्यूज़ वालों को भी नहीं पता, टीवी वालों को भी नहीं पता। फिर मैंने कहा अब क्या करूं, ऐसा क्या सोर्स है, ऐसा क्या है। अच्छा, मेरे जहन में जब भी मेरा कोई काम नहीं होता तो मैं हमेशा रास्ते ढूंढता कि अल्टरनेट रास्ता क्या है, किस तरह मैं ढूंढूं, किस तरह जाऊं। उसके अलावा जो तीसरा रास्ता मेरे जहन में आया, मैंने सोचा ये जो चाय पहुंचाने वाले बार वाला जिनको कहते हैं छोटू वोटू होते हैं ना, ये तो हर दुकान, हर शॉप में, हर मार्केट में ये जो है जाते हैं चाय वगैरह बेचते, इनसे पूछूंगा, इनको तो ज़रूर पता होगी। मतलब आप देखिए, आप जो है ना पीछे जाते जा रहे, पहले टीवी वाले, चलो उनसे कम, फिर वो जो अब चाय वाला, अब चाय वाला। अब वो जितने सदर में चाय वाले थे सबसे मैंने पूछा कंबाइंड टीवी, किसी को भी नहीं पता कंबाइंड टीवी कहाँ है। तकरीबन कोई 2.5 से 3 घंटे गुजर गए और एक थोड़ी देर के लिए मायूसी भी हो जाती थी। मैं बलूचिस्तान से आया हूँ और जिस बंदे से मिलना है, जिनको स्क्रिप्ट देना है, और अभी तो मुझे उस ऑफिस का नहीं पता जहाँ पे वो बंदा आते हैं। तो फिर मेरे माइंड में आया ये जो कोरियर वाले हैं, TCS वाले, लेपर्ड वाले, या जितने भी कोरियर वाले, इनको ज़रूर पता होगा क्योंकि ये लेटर्स दे देते हैं। ये चौथा रास्ता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि दरवाजे बंद नहीं होते, हमेशा इंसान को जरा थोड़ा सा डिफरेंट सोचना चाहिए। कह रही हूँ कि एक जिद जो आपने कहा ना, एक नाउमीदी, एक जिद, नाउमीदी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं गया हूँ और मैंने जो है ना सबसे पूछना शुरू किया TCS वालों से, जहाँ उनके, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता था ये कहाँ होते, खुद TCS वाले कहाँ होते, सबसे पहले उनके बारे में पूछा, किसी का ऑफिस उस एरिया में, उनसे पूछा, दूसरे का ऑफिस उधर है। एक लेपर्ड कोरियर वाला था, उनको पता था, उन्होंने कहा अरे कंबाइंड टी, वो तो वो मेट्रोपोल होटल के पास है, शफीक कोर्ट के पास है। मैंने कहा वो कहाँ है, कहते वो बस ऐसे जाते रहोगे। अच्छा, मैं उस ज़माने में ये समझता था जो सदर है वो यही जो मार्केट है, इम्प्रेस मार्केट, और ये वाला सदर है। मेरे माइंड में ये बात नहीं थी। बलूचिस्तान से आते थे, ली मार्केट, सदर, और यहीं से वापस जाते थे। तो अब मैं पैदल रवाना हुआ, चलता रहा हूँ, पूछता रहा हूँ लोगों से, शफीक कोर्ट, शफीक कोर्ट, शफीक कोर्ट, शफीक कोर्ट, शफीक कोर्ट नहीं आ रहा। वो ज़ैनब मार्केट के करीब पहुँच के वहाँ पे मैं शफीक कोर्ट पहुँचा हूँ। अब यहाँ पे मैंने सोचा अब किससे पूछूँ कंबाइंड टीवी। वहाँ पे 1-2 बंदों से पूछा, फिर मैंने कहा यहाँ बार वालों से पूछता हूँ, चाय वालों से। तो एक चाय वाले से मैंने पूछा, उन्होंने कहा मुझे पता है, मैं आपको ले जाता हूँ। तो वो मुझे ले गए। कंबाइंड टीवी उस वक्त इंडस टीवी का ऑफिस था जी। और मैंने सिक्योरिटी गार्ड वाले से कहा कि मैं, जो मेरे दोस्त थे डायरेक्टर, मैंने उनका नाम लिया, मैंने कहा मैं उनका गेस्ट हूँ, बलूचिस्तान से आया हूँ, मुझे उनसे मिलना है। उन्होंने कहा वो तो आज आए नहीं है। अरे मुझे तो उनसे मिलना था। अब हम इतने सीधे थे उस ज़माने में, हम ये भी नहीं सोचते थे कि किसी से कोई टाइम लेना है, मिलना है, मतलब वो एक बलूचिस्तान का ये रिवाज नहीं है ना, ये हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं, ये ट्रेंड नहीं है। अब ज़रा चालाक हो गए यहाँ, अब यहाँ आके हम लोग तो मजबूर हो गए दूसरे। असल में ये पाकिस्तानी तहजीब भी नहीं है। पहले मेरे ख्याल से हर कास्ट में ये चीज़ें नहीं होती थी कि पूछ के घर जाया जाता था। ये वेस्टर्न कोई तहजीब, हमारा कल्चर जो है, हमारे कल्चर में एक अच्छी चीज़ है, अच्छा है आज के ज़माने के लिए, ज़ाहिर एक तेज़ ज़माना है, मसरूफ़ ज़माना है। तो एनीवे, मैं सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे, उन्होंने कहा आए नहीं। मैंने कहा मुझे उनका नंबर चाहिए। उन्होंने कहा साहब मैं तो नंबर आपको नहीं दे सकता, आप अंदर होते। एक साहब है उस ज़माने में, उनका भी नाम नहीं लूँगा, अब इस दुनिया में नहीं है, वो इंडस को उस वक्त जो है ना एक तरह से हेड करते थे, बड़े शख्सियत थे। तो उन्होंने कहा वो साहब बैठे हैं, उनके पास मैं आपको भिजवा सकता हूँ, उनसे जो है ना उन डायरेक्टर साहब का नंबर आप ले लें। अब मैं इंटर हुआ हूँ ऑफिस में, एक टीवी चैनल में पहली बार, फर्स्ट टाइम। PTV सेंटर में जाता था लेकिन प्राइवेट टीवी चैनल में, और रिसेप्शन पे एक फ़ीमेल बैठी हुई थी। उस ज़माने में बलूचिस्तान का बंदा और कराची में आके फ़ीमेल को देखना तो फिर बिल्कुल ज़बान बंद हो जाती थी, अब क्या बोले बंदा।
एक रिस्पेक्ट अलग होती है ना कि Respect और अलग एक होती है, खौफ अलग होता है, एक खौफ डर अलग होता है, फिर फीमेल शहर की, भाई शहर की लड़की। तो मैं रिसेप्शन पे गया हूँ, मैंने उनको कहा कि मुझे फ़िलान साहब के पास जाना है और उनसे नंबर लेना है जी, फ़िलान जी। साहब का। जी, उस जी। वक्त मेरी टांगे कांप रही थी, वो मेरा चेहरा देख रही थी लेकिन टांगे अच्छा, आप जो कहते जा रहे हैं वो मैं इमेजिन करती जा रही हूँ, और ये बड़ा अच्छा सीन है। तो एनीवे मैं गया हूँ उन साहब के पास। जी। 4 बजे का टाइम था, वो खाना खा रहे थे। तो वो मैंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा, मैंने कहा मैं फ़िलान साहब जो डायरेक्टर है, मैं उनका गेस्ट हूँ, आया हूँ, उनका नंबर चाहिए। तो उन्होंने मुझे यूँ देखा, उन्होंने कहा हाँ, मैं कॉल मिलाई उसको, लड़की को जो बैठी हुई थी रिसेप्शन पे, उनको बता दिया मैंने, जाके उनका नंबर। अच्छा। मैंने सोचा अच्छा बलूचिस्तान में ये होता है, हम जब वहाँ पे होते थे उस ज़माने में, अगर कहीं कोई खाना खा रहा होता है, कहीं भी कोई भी जो आप जिससे आपकी जान पहचान भी ना हो, तो आपका अगर वहाँ से गुजर होता है तो वो आपको जो है ना ज़रूर एक बार कहता है कि भाई आप खाना खाएं, हमारे साथ शामिल हो जाए। अब चूँकि कराची एक फास्ट लाइफ, यहाँ लोग मतलब अपने मामलात में, मैं दरवाजे पे खड़ा सोच रहा था अरे कैसा इंसान है, इतना बड़ा इंसान है, एक बंदा खड़ा है सामने और उसको ये नहीं पूछ रहा है कि यार खाना खाना नहीं खाना, मतलब मुरव्वतन वैसे ही। हाँ, लेकिन अब मैं सोचता हूँ मेरी सोच वो गलत थी, लेकिन उस वक्त ये थॉट अच्छा, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, जो बलूचिस्तान की ख़ास चीज़ें हैं। अगर हम देखें तो ये चीज़ें हमारे पैगंबर भी करते थे कि कोई जाता तो वाक़ईदा अपने वो बकरियाँ वगैरह जो चढ़ावे थे तकरीबन लोग, तो वो बाकायदा खातिरदारी के लिए वो अपनी हैसियत नहीं देखते थे। ऐसी बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ें अभी थोड़ा सा मेरा ख्याल हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो गया होगा, लेकिन ये अभी है, ये हमारे कुछ वैल्यूज़ है, कई कल्चरल वैल्यूज़ है, ये बाकी दुनिया में भी थी, लेकिन आस्ते आस्ते जितना भी इंडस्ट्री जो एक दुनिया है ये आगे इंडस्ट्रियलाइज हो गया है, तो फिर अच्छा फिर आते आपकी कहानी। मैं वापस लड़की के पास गया, फिर उसी तरह मेरी टांगे कांप रही। मैंने कहा उन्होंने जो नंबर का आपको कहा था, तो उन्होंने उन्होंने नंबर बताया। अच्छा। मैंने जल्दी से लिखना शुरू किया ना एक पेपर पे, उन्होंने कहा लिख दो, मैंने उठाया ऐसे पेपर पे, उन्होंने बताया और मैंने लिख दिया। और लिख के फ़ौरन से मैं उठा लिया ना कि मैं जल्दी से निकलूँ यहाँ से। मैं निकला, नीचे उतरा, तो ये मज़े की कहानी है ये वाली ना। मैं नीचे उतरा, अब बजाय यहाँ पे फ़ोन करने के मैंने सोचा मैं अब खाना नहीं खाया मैंने पूरे दिन, सुबह नाश्ता किया, मतलब एक धूप, तपती धूप, और उसमें एक सफ़र, भूखे पेट, प्यास लगी हुई। अब सोचो कि कैफियत क्या होगी इंसान की, कैफियत क्या होगी, किफ़ायत की। तो उस वक्त मालिका मैं नीचे उतरा, अच्छा एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि मुझे नंबर मिल गया ना, आखिरकार मैं नंबर तक तो पहुँच गया, खुशी थी। बजाय वहाँ से कॉल करने के, पीसीओ का ज़माना था, मैं वापस पैदल सदर गया हूँ, सदर मार्केट, वहीं से मैंने कॉल मिलाई, मैंने पीसीओ वाले को दे दिया, उन्होंने कॉल मिलाई, आगे से किसी ने उठाया। अच्छा मैंने बिरोही ज़बान में, जो साहब है वो जो मेरे दोस्त हैं वो बिरोही जानते हैं, बोलते हैं, तो मैंने उनका नाम लिया, मैंने कहा अरे मैं किफ़ायत बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा वो टोन भी वैसा ही था ना जो उन्होंने कहा कौन किफ़ायत, उर्दू में जवाब आया। अच्छा। मैंने फिर बिरोही में मैंने बोला इलुम किफ़ायत इज करनी एटीट्यूड, किफ़ायत नहीं फिला नहीं उस। फिर उसने पूछा कौन किफ़ायत, फिर मैंने कहा आप फिलाने हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा फिलाने से आपको बात करनी, मैंने कहा हाँ फिलाने से। उन्होंने किसी और साहब को मैनेजर या कुछ ऐसे होंगे नंबर दे दिया। मैं एक फर्जी सा नाम लेता हूँ। अच्छा। सपोज मैं अगर ढूंढ रहा हूँ रहमान साहब को, तो मैंने कहा मैं रहमान साहब से बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने वो अच्छा रहमान साहब से बात करनी, हाँ ये ले लो, ये रहमान से बात कर लो। तो रहमान को उन्होंने पकड़ा दिया, रहमान ने हेलो कहा, मैंने कहा रहमान किफ़ायत ईद करनी है ट्यूड यार कराची टी बस नोट। आगे से पता है क्या कहता है बंदा, रहमान साहब कहता है कौन बोल रहे हैं, कौन किफ़ायत। मैंने कहा मैं किफ़ायत राइटर, किफ़ायत रोदेनी। कहते अरे भाई किससे बात करनी है। मैंने कहा आप रहमान से बात करनी है, आप रहमान हो। कहते हाँ मैं रहमान हूँ। हाँ जी। अच्छा उस रहमान की कास्ट थी, सपोज हम कोई नाम ले लेते रहमान, जैसे कोई रिंद है, कोई रोदेनी है, रहमान रोदेनी कर लेते उसको। मैंने कहा आप रहमान रोदेनी हो। कहते हैं अबे क्या हो गया भाई, मैं रोदेनी नहीं, मैं रहमान अज्जाम बात कर रहा हूँ। रहमान अज्जाम बात कर रहा हूँ। अच्छा वो इत्फाकन सेम नाम, ये अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। अच्छा
मेरे लिए तो ट्रेजेडी है ना। मुझे जिस बंदे के नंबर के लिए मैंने पूरा दिन ज़ाया किया, मेरा वेस्ट हो गया, और वो नहीं है, वो कोई और है, वो कोई अजाब है। तो मैं एक लम्हे के लिए बिल्कुल मैं स्पीचलेस हो गया ना, मैं ऐसे खड़ा हो गया, समझ नहीं आया कि क्या हो गया ना। उसको फ़ोन को रख दिया, फिर मैंने नंबर देखा, फिर मैंने सोचा कि मैंने गलत नंबर लिया है। फिर मैं वापस पैदल आया, फिर इसी तरह उसी रास्ते पे वापस आया, मैं कंबाइंड टीवी आया, वहाँ उसी तरह सिक्योरिटी गार्ड से मैंने कहा कि मैंने गलत नंबर लिया। उन्होंने कहा वो लड़की से आके जाकर ले, उसी तरह नंबर लड़की के वापस सामने आया, मैंने कहा मैंने गलत नंबर लिया है। उन्होंने कहा कि चलिए दिखा दे, उन्होंने नंबर दुरुस्त करके वापस मुझे दिया। ये थोड़ा सा चलेगा। ये है कि वहाँ पे भी कोई रहमान ही था। ये कमाल था, ये मैं आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ये दो रहमान एक राइटर, एक पता राइटर डायरेक्टर और एक जो है ना ये क्या कहते हैं आजाम। तो अच्छा, अब नंबर लेने के बाद मैंने कहा अब मैं यहीं से वो कॉल करूँगा। नीचे उतरा हूँ PCU से, फ़ौरन मैंने नंबर मिलाया। जी। तो आगे से जो है ना जिन साहब ने अटेंड किया वो रहमान साहब के साथ होते थे, कोई और साहब थे, वो भी मेरे दोस्त थे, बड़े अच्छे जानने वाले हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, कोई फर्जी सा नाम रख लेते, सपोज साकिब नाम ले लेते उसका। जी। तो इन्होंने देखा यार, ये जो रहमान साहब है, वो बाद में मुझे पता चला, इन्होंने देखा यार कोई नंबर है, इन्होंने उनको कहा यार देखना कौन है मेरे मन। उन्होंने उनको साकिब को दे दिया। साकिब ने हेलो कहा, साकिब को मैंने कहा जी मैं किफ़ायत बात कर रहा हूँ। कहते आप कौन? कहते हैं मैं तो साकिब बात कर रहा हूँ। अब साकिब को भी मैं जानता था उस ज़माने में, मेरी सलाम दुआ थी क्योंकि इनके साथ होता था। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा मुझे जो है ना रहमान से बात करनी है। कहते हैं नहीं रहमान तो नहीं। अच्छा, पॉज आया थोड़ी देर के लिए। हाँ जी। उसके बाद इन्होंने कहा रहमान नहीं है, कोई 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर गए हुए। मैंने कहा मुझे तो, मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, मैं स्क्रिप्ट लेकर आया हूँ, मुझे तो मिलना है उनसे। कहते हैं हाँ लेकिन वो तो है नहीं। मैंने कहा उनका घर कहाँ है, मुझे घर बता दें, मैं वो करता हूँ, स्क्रिप्ट पहुँचा देता हूँ ताकि स्क्रिप्ट दे के वापस चला जाऊँ। तो उन्होंने मुझे कहा उनका घर है जमजमा पे, जमजमा क्लिफ्टन जी। तो अब मैं एक ज़माने में बलूचिस्तान से आते थे सीधा सदर या अली मार्केट या जैसे आप बलूचिस्तान की बात करें, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं शुरू से कराची में हूँ, मुझे क्लिफ्टन या जमजमा का कुछ पता नहीं होता था। जब भी मैं यहाँ पे आती थी जाहिर बात मीटिंग के लिए अपने घर से, हाँ। तो मैं अक्सर, बल्कि रक्शे वालों को भी, मैं रक्शे में सफ़र करती थी और अभी भी करती हूँ, हाँ। उनको भी पता नहीं होता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ या कौन से ब्लॉक है, कौन सा जमजमा एक बहुत बड़ा एरिया है। ऐसे ही। तो ये अक्सर कराची वालों को भी कंफ्यूजन होती है। जी। और मैं उस ज़माने में मुझे नहीं पता था जमजमा क्या है। अब मैं जमजमा में उसका घर ढूंढने आया हूँ। उन्होंने कहा जमजमा में है, मैंने पूछा नहीं नंबर घर का क्या है, किस गली में है, कौन सा स्ट्रीट है। जमजमा सुन के मैं खुश हो गया ना, ये हाँ। जैसे मुझे मतलब पता चल गया जमजमा पीछे की गली में। फोन रख के मैं निकला हूँ फौरन से वहाँ से ना। एक बस में बैठा और बस ने मुझे जो पार्क टावर है वहाँ पे उतार दिया। वहाँ से जमजमा पूछना शुरू किया। मैं जमजमा पूछते पैदल चलते चलते आखिरकार जमजमा का जो उस तरफ से डी प्लाजा की तरफ से चलते पार्क टावर से पैदल चलते, पार्क टावर से, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था। तो मगरिब से थोड़ी सी पहले का टाइम था, पूरा दिन इसी तरह निकल गया था। मैं वहाँ पहुँचा तो जमजमा पहुँचने से पहले, ये अपना जो है ना डी प्लाजा की तरफ से मैं एंटर हुआ था। पहुँचने से पहले अब सोचा यार ये तो मैं मतलब यहाँ कैसे पूछूंगा, ये तो मैंने पूछा नहीं घर का नंबर क्या है। अब दोबारा PCO पे उस बंदे को फ़ोन करूँगा, पता नहीं मुझे लिफ्ट करेगा नहीं करेगा, पता नहीं क्या बात होगी, क्या करूं, ऐसा क्या हो सकता है कि मैं उसके घर तक पहुंचूं। अब यहाँ पे भी वही दिमाग लड़ा रहा हूँ जैसे वो सदर वाली सिचुएशन में। जी। अब जमजमा को यूं बीच में खड़े को मैंने यूं देखा, जब कमर्शियल जमजमा में जो है ना इस तरफ मार्केट दुकानें, इस तरफ मार्केट, बीच में रोड है, डबल रोड है और बीच बीच में स्ट्रीट्स है। ये लेन है, यूँ ये लेन यूँ है, फिर उसके बाद ये लेन यूँ है। डिसाइड किया कि मैं हर लेन में जाऊंगा, हर स्ट्रीट में जाते हुए, हर बालकनी में, हर फ्लैट में, हर घर में देखूंगा। हो सकता है इस बंदे पर मेरी नज़र पड़े या इसके जानने वाले किसी पर नज़र पड़े, और बंदों से भी पूछूंगा अगर एक बात बंदों से कि रहमान साहब को कोई जानते नहीं जानते। अच्छा, उस ज़माने में रहमान साहब भी कोई 4-5 महीने पहले आए हुए थे। आपकी ये कहानी तो मैंने पहले नहीं सुनी थी, लेकिन अभी मैं जब सुन रही हूँ तो मैं तो हैरान हो गई हूँ कि इतना भी कोई जिद्दी हो सकता है भैया। ये मैं इसलिए ये कहानी बता रहा हूँ था, ये बेसिकली एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन बिल्कुल। तो मैं अब इस स्ट्रीट से लेकर उसमें जा रहा हूँ, एक एक घर को नोट कर रहा हूँ, वहाँ से लेकर मैं वापस आ रहा हूँ दूसरे स्ट्रीट में।
आधे जमजमा पार्क के जितनी भी स्ट्रीट्स में मैं जाता रहा, देखता रहा। एक स्ट्रीट में इंटर होते ही नीचे एक सीढ़ियों पे एक जो गली है ना, वहाँ पे 2 बंदे बैठे हुए थे जो मेरे जानने वाले थे, बलूचिस्तान के एक्टर्स थे, बड़े अच्छे मेरे दोस्त थे। वो भी रहमान साहब के पास आए हुए थे कुछ यहीं पे। अच्छा, ये एक ही ग्रुप था? ये एक ही ग्रुप था और वो एक ही बिल्डिंग में रहते थे। और ये पीटीवी के दौर की बात है जब पीटीवी में सब साथ काम करते थे। हम जानते थे उम्मीदें लेके कोयटा से रवाना हुए थे भैया। तो दूर से मेरी नज़र पड़ी दोनों साहिबान पर और बैठे हुए सिगरेट पी रहे थे। और मेरी नज़र पड़ी, ऐसा जैसे मेरे जान में जान आ गई ना कि यार मतलब मैं जमजमत पहुंचने के बाद घर भी पहुंच गया मतलब। और मैं फ़ौरन गया हूँ। अब मुझे देख के वो एक लम्हे के लिए सरप्राइज हो गए ना, क्योंकि वो मुझे बाद में पता चला। क्योंकि असल में मैं इतना ज़िद्दी था, इतना चपक जाता था, जिनके साथ मेरा काम पड़ता था, रोज़ उनके पास जाता था, भाई मेरा काम देखो, मेरा स्क्रिप्ट देखो। थोड़ा सा मैं चपकू भी मेरा नाम पड़ गया था यार, ये चपक जाता है। ये जिद जो है ये पॉजिटिव जिद है, ये मुस्बित जिद है। मेरे लिए तो पॉजिटिव ही रहा है। हाँ, ये आपके लिए बड़ा कारमर्ज हुआ है। जी। तो उन्होंने देखा, अरे यार ये बंदा तो वहाँ पहुँचा। तो उनसे मैंने पूछा कि यार मैं बैठने के बाद रहमान साहब के पास आया हूँ, उनको स्क्रिप्ट्स वगैरह देना है। तो उन्होंने कहा, अब उनको भी बताया गया था रहमान साहब तो नहीं है। तो मैंने कहा चले ठीक है, रहमान साहब नहीं है। फिर ये स्क्रिप्ट कोई उनको घर पहुंचा दी उनकी। तो एक ऊपर से एक और मेरे दोस्त है, बड़े अच्छे दोस्त है, अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मैं किन किन के बारे में बात कर रहा हूँ। वो बहुत अच्छे दोस्त है, उनको रहमान साहब ने बेचा। उस ज़माने में वो किसी बहुत बड़ी पोजीशन में नहीं थे, वो दोस्त इतने ज़्यादा इख्तियार में नहीं थे। उनको रहमान साहब ने बेचा कि यार नीचे देखो वो एक चप्पू तो पहुंच गया, यहाँ कराची पहुंच गई, वो जमजमा पार्क गालिबन मैं पहुंच गई हूँ। उन्होंने कहा जाओ देखो क्या बोल रहा है, अगर कोई स्क्रिप्ट वगैरह दे रहा है बस लेके आ जाओ। अच्छा जी। तो वो आया, मुझसे मिला, उन्होंने मुझे चाय पिलाई, उन्होंने मुझे बिठाया, खैर खैरियत पूछी, जैसे हम बलूचिस्तान में पूछते हैं। जी जी जी। रात को कहाँ ठहरना है, क्या करना है, प्रोग्राम वगैरह क्या है। मैंने कहा नहीं मुझे वापस जाना है। तो उन्होंने कहा स्क्रिप्ट मेरी जिम्मेदारी, मैं आपका स्क्रिप्ट रहमान साहब तक पहुंचा देता हूं, उसके बाद वो पढ़ेंगे और आप बाद में कॉल कर लेना, पूछ लेना। तो वो मेरा स्क्रिप्ट ले गया, रहमान साहब को उन्होंने दिया। और उसके बाद फिर मैं चाय पीने के बाद वापस बस में वापस खौजार पहुंच गया। तो ये एक दिन की जो कहानी है मेरी, बेसिकली इसको अभी भी आज भी जब रियलाइज़ करता हूँ तो सोचता हूँ कि अब मैं उस तरह नहीं रहा हूँ। अभी भी अगर कुछ किसी काम के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है तो वो वाली एनर्जी नहीं है। अच्छा, कभी सोचता हूँ, समझती हूँ कि आपकी अभी तक वही वाली एनर्जी है, क्योंकि अभी जो आपने अपना एक चैनल खोलने के चक्कर में और इन्होंने कोई गोरी चारू के शांचू चॅनल पचनकता की एक चॅनल बनानी यूट्यूबा वाजया वो एक मजनी पैमाना बेदार जो आपका बेदार टीवी के नाम से। तो पहले तो आप वैसे ही अपने रिव्यूज़ देते थे, अपने जो ज़िंदगी के तासुरात क्या हैं, ज़िंदगी क्या है। लेकिन फिर जो आपने एक ड्रामा, एक प्रोडक्शन स्टार्ट किया उसमें, जी, मैंने 6 ड्रामे बनाए उसके लिए, 6 ड्रामे और इंटरनेशनली उनको उनमें से एक ड्रामा जो ब्लाइंड के नाम से है, उसको 5 इंटरनेशनल अवार्ड मिले। एक लास्ट ईयर जो है ना 2021 में बम्बई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया से उसको एक अवार्ड मिला। बेस्ट स्टोरी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला उसको। साल की बेहतरीन कहानी, दुनिया भर से बहुत सारी कहानियाँ थी, तो उनमें से अगर इसको अवार्ड मिला तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक अब दिल्ली एक फिल्म फेस्टिवल इंडिया फिर इस साल जो है ना उसको एक अवार्ड मिला। 3 अवार्ड्स ऑस्ट्रेलिया फिल्म फेस्टिवल वहाँ से उसको मिले। बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड उसको मिला। जो उसके एक्टर सलीम मेराज बहुत अच्छे एक्टर है हमारे पाकिस्तान के, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। कैफ गज़नवी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, जो है ना बहुत अच्छी है वो है, उसको भी अवार्ड मिला। तो ये मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन होती है, जो इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ आपकी कंपटीशन होती है। आपके अपने मुल्क में जो अवार्ड्स होते हैं बाज़ों का तो होता ये है कि कुछ लोग कुछ ओरिजिनल होते हैं, कुछ कहीं अपने लोगों को अपने हिसाब से कुछ लोग दे देते हैं। यही है कि यहाँ पे लॉबीज होती हैं और अपने फेवरेटिज्म बहुत ये होता है। पूरी दुनिया में जो मखसूस कुछ ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं जो है ना वो होता है। लेकिन ये जो जो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं ना, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता
क्योंकि उनमें से कोई हमें नहीं जानता कौन है किफ़ायत भाई, कहाँ से आया, पाकिस्तान से, कोई एक शॉर्ट फिल्म आई है पाकिस्तान से, हाँ जी। पूरी दुनिया से उनके पास आती है हज़ारों के हिसाब से, फिर वो उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर उनमें जो है ना कुछ जो ज्यूरी है वो सिलेक्ट करते हैं, चंद सौ में से फिर जो है ना वो अच्छा किफ़ायत, मैं आपकी जब मैंने एक ड्रामा भी आपका देखा था, मुझे नाम नहीं याद, जो आपने तलाक के रेशो पे बनाया था, जो तलाक का इशू हमारे माशरे में आया और इससे बच्चे को क्या क्या उसके खफा ज़िंदगी, तो ये मेरे ख्याल से बहुत तनकीद भी हुई थी, लेकिन बहुत लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया था कि ऐसे टॉपिक्स पे जो है अक्सरियत हम नहीं बात करते या इसको ड्रामों में नहीं लाते, तो आपने एक हिम्मत जुटाई इसमें भी। और ये जो वेडिंग नाइट्स है ये भी बहुत बड़ी जंग है एक माशरे के साथ, क्योंकि बहुत बड़ी हकीकत है ये। अगर हमारी ऑडियंस अगर वो यूट्यूब में जाके बेदार चैनल से देखें तो ये माशरे की वो तल्ख हकीकत है जिसे हर कोई भागता जरूर है, लेकिन हर किसी घर में मौजूद है। भागने से क्या होता है, देखिए कहानियां तो आईने की तरह है, आईना हमें अपना ही चेहरा दिखाता है, अगर उसमें कहीं दाग है तो हम आईना तो नहीं तोड़ेंगे ना, हमें तो दाग मिटाना चाहिए। अब भागने से तो हम वही आईना तोड़ने वाली बात होती है, लेकिन अक्सर हम अपनी शक्लों से डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गोली चारुका मंगोना उर्दू बलूची मिक्स मनी गोली चारुका जीरे कसानी ब्रेक की पदावती स्टोरी कंटिन्यू करनी पता से साड़ी में मैं घूम लेता। वाशद के गुली चारू का ब्रेकांची सारिया अंशुके माँ वाजह जो असली लाइफ एक जर्नी भले गोशदाश्त और ये हकीकती जर्नी मतलब इंचो मर्दम जिद्दी बीबी मगोशन होती वाह बे सज्जम कन गया जिद बाजलमी और इंचो कस्से अगर जिद्दी बीबी वाह बहुत खुशी बिजी बापा तई नामों में बिकता। और इसी अलावा मन या कबरी कुछ गया था कि वाजह होती यार निबिश्ताकारी तू का माशरा है चागिर्द अक्कासी का शागिर्द अमा जंजाल अमा टॉपिक जो स्क्रीन है तुका जो मीडिया फील्ड है तुका अबर गपुत्रान बितना खैर नहीं तो मीडिया आज़ादी। लेकिन अब हम बात करते हैं आपकी उसी ड्रामे की खफा खफा ज़िंदगी। जैसे मैं इसके अलावा मैं अगर आप देखूँ अभी ये जो वेडिंग नाइट है तो आप ऐसे माशरे की ऐसे तल हकीकत जो सामने लाते तो आपको कोई तनकीद ऐसा कोई रोक टोक नहीं होती, तनकीद नहीं होता। अब तो खैर कोई कर नहीं सकता, लेकिन क्या सोचते हैं क्योंकि अगर कोई आम तनकीद होती है। अभी जैसे जो वेडिंग नाइट स्टोरीज़ है बेदार टीवी पे उस पर भी बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये हमारे माशरे की बुराई कर रहे हो, जबकि बुराई नहीं है, वो हकीकत है। वो हकीकत है। ये वो स्टोरीज़ है जो कई ज़मानों से हम देखते आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में। ये वेडिंग नाइट स्टोरीज़ में तो ऐसे ऐसे वाक़यात हैं मोस्टली जो है ना ट्रू इवेंट्स है, उस वो वाक़यात है जो हमने ख़ुद देखे हैं, हमारे नज़रों से गुजरे हैं। जो ब्लाइंड है जो जिसने कोई 5 इंटरनेशनल अवार्ड जीता है अंधा के नाम से, ब्लाइंड उसका जो है ना इंटरनेशनली वो है अंधा। जो अंधा है अंधा एक मेरी एक दोस्त का सच्चा वाक़या है। जब वो वाक़या उसने मुझे सुना था तो मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे अच्छा, अंधा मतलब नज़रों से अंधा या दिमागी तौर पे देखने में अंधा? अच्छा, इसका सिंबॉलिकली सोसाइटी ये है कि जो मुआशरा है वो अभी तक अंधा है, ठीक है, सुनने के बावजूद भी बहरा है और देखने के बावजूद उसकी आंखें नहीं हैं। इसमें जो कहानी है, कहानी में जो वाक़या भी पेश आता है तो उसमें कैरेक्टर वैसे भी अंधा है। अब उस अंधे पे जो है ना उसके लोगों ने बहुत ज़्यादा बिलीव किया हुआ होता है वो उसकी शराफत पे, उसकी चीज़ों पे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर जो नेगेटिविटी है जिसने किसी दूसरे शख्स को उसने नुकसान पहुंचाया है और जहनी तौर पर कई साल वो उस ट्रॉमा के साथ वो लड़की रही है। ये अक्सर तो जो हमारे माशरे में आजकल ये जो प्रॉब्लम है, जी अक्सर हमारे सामने एक शख्सियत जो है वो बहुत बाइज्जत और बहुत शरीफ शख्सियत, बहुत ज़ईफ़ सा, वो घर में आके बैठ जाता है। लेकिन उसके अंदर का किरदार जो हमारे बच्चों को मुतासिर, ये तो सही बात है, अगर हम इनडायरेक्टली बोले हमारे बच्चों को जो उसके अंदर का किरदार उस मुतासिर करता है, उसके रूह तक झंझोड़ देती है। पूरी ज़िंदगी उस बच्चे को एक ट्रॉमा में जाना पड़ता है, एक हादसाती जहन हो जाता है उसका और वो उस ट्रॉमा से निकल नहीं सकती। तो ये अक्सर उसी कैरेक्टर के बारे में उसी की बात है।
तो लोग अंदाज जब देखेंगे उनको अंदाज़ा होगा कि क्या कहानी है उसके अंदर। और उसके अलावा जो जैसे खफा खफा ज़िंदगी, जो तलाक़ की आपने बात की, तलाक़ पे तो ड्रामे बहुत बने, तलाक़ पे, हलाला पे, और मतलब बहुत सारे ड्रामों में बातों बातों पे तलाक़ दी, ये किया वो किया। लेकिन वो जो उस एक डिटेल है, क्योंकि दो थॉट्स है तलाक़ के हवाले से जो है ना हमारे यहाँ पे जो है ना जो नज़रियात है। एक नज़रिया ये है कि किसी ने किसी को तलाक़ दी तो तलाक़ 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 हो गई जी। दूसरा जो नज़रिया ये है कि 3 इद्दतें गुजारनी पड़ती है, 3 मुद्दत, यानी 3 महीने हर जो है ना अयाम से लेकर दूसरे अयाम के बाद एक तलाक़ दी गवाहां की मौजूदगी में। उसके बाद ये बाकी दुनिया में बहुत सारे इलाकों में ये भी है, मुल्कों में है, हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग ये भी तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, लेकिन कुछ लोग वो भी करते हैं। तो इस पे किसी ने ड्रामा नहीं किया था डिटेल में, तो मुझे लगा था कि यार ये एक मालूमात है, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को हो सकता नहीं पता हो। तो मैंने जब ये ड्रामा लिखा, बहुत सारे जो है ना मेरे जानने वाले दोस्त, जो इवन कि जो रिलीजियस लोग हैं, उन्होंने सब ने मुझे सराहा, क्योंकि उसमें कोई तनकीद वनकीद नहीं थी। उसमें 2 रास्ते बताए गए थे, एक ये है, एक ये है। जब आप शादी करते हो तो एक ज़िंदगी, एक रिश्ता नया बनता है, तो उसको फ़ौरन तोड़ने से पहले जो एक आपको एक टाइम मिल जाता है ना, उसमें एक तरीका ये है, खुदा ने प्रोवाइड किया, वो खुदा ने प्रोवाइड किया है आपको। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, तो दोनों में से कोई एक आपने चूज़ करना होता है। अच्छा, ये आपने जो तलाक़ के रेशो में बहुत से अलग अलग, मतलब ये 2 वाकई ख़यालात हैं। और अगर हम बाहर की कंट्रीज़ में जाएँ, यानी कि हम सऊदी अरब में, वहाँ पे तलाक़ के अलग उसूल हैं, जी। पाकिस्तान में तलाक़ के अलग उसूल हैं। तो एक जो है कुरानी अगर हम आयतें देखें, वहाँ पे तलाक़ के बिल्कुल अलग उसूल हैं, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो रिवायात आई वो अलग उसूल हैं। तो हम जो है सही से इस चीज़ को हम देखते नहीं। और आजकल तो ये हो गया कि अगर शौहर ने गुस्से में आके, नशे में भी बीवी को अगर 3 तलाक दे दिए तो बिल्कुल एक वो हो जाता है कि भाई आप नहीं जा सकते। खैर, ये तो बहुत बड़ा डिबेट है, बहुत बड़ा मसला है माशरे का, जिस पे बात करनी चाहिए, लेकिन अक्सर हम लोग डर जाते हैं बात करते हुए, क्योंकि बहुत से तनकीद नहीं होते, बाकायदा ये ऊपर आ जाती है बात। तो आप फिर आपकी जर्नी पे चलते हैं। तो आपका कौन सा ऐसा ड्रामा जो आपके दिल पे आज तक उसकी छाप है, मतलब अभी तक किफ़ायत सोचता है कि ये मैंने बहुत अच्छा एक ड्रामाज मेरे जितने भी है, जो मुझे लगता है मैंने अपने तौर पे बहुत दिल से लिखने की कोशिश की, लिखा, और उनके साथ बड़ा अटैच रहा, क्योंकि जितना आप उसको दिल से लिखते हो, उनमें से कुछ ऐसे ड्रामे थे जो एग्जीक्यूट सही नहीं हो पाए, तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई। फिर बाद में मैं भूल गया, मैंने कहा हो जाता है। एक राइटर जो है जब अपना ड्रामा आगे दे देता है तो आपको तो मुआवजा भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन अगर वो ड्रामा, वो कैरेक्टराइज वैसा नहीं हुआ, और कैरेक्टर जो है वह उस मयार तक नहीं पहुंचे जो आपने सोचे थे, क्योंकि हर राइटर अपनी कैरेक्टर को इमेजिन कर रहा होता है, तो कैसा फील होता है? वो बहुत हर्ट होता है बंदा, बहुत हर्ट होता है। उसकी वजह ये है कि 3 से 4-5 महीने उस कहानी को आप जीते हो, उन किरदारों के साथ रहते हो, उनके साइकी, उनके कैरेक्टराइजेशन, उनके अंदर जो ग्रे एरियाज़ है, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, उनकी आंसू, उनकी खुशी, सबके साथ आप रहते हो। राइटर वो क्रिएटर है जो बैक वक्त एक कहानी में बहुत सारा कैरेक्टर बन जाता है, माँ है, बाप है, बच्चा है, मतलब बहुत सारा कैरेक्टर बन जाता है, तो उनके साथ जीता है। जब वो एग्जीक्यूशन के ज़माने में जब वो उस तरह एग्जीक्यूट नहीं होता, जब वो उस तरह वो वाली फील नहीं आती, फिर बंदा हर्ट हो जाता है। उसकी वजह जो है अटैचमेंट है। तो मैं पहले बहुत ज़्यादा हर्ट होता था, आजकल इतना ज़्यादा नहीं होता, प्रोफेशनल हो गया। हाँ, आजकल कहता हूँ यार बस यही था, यही ऐसा ही बनना था, तो बन गया और चल गया, ये भी बड़ी बात है। लेकिन मैंने आपको देखा है, आप ड्रामा में लड़ते भी बहुत है कि इस डायरेक्टर को क्यों दिया, उसे मैंने ऐसा सुना भी है। ना, वो कोशिश होती है कि क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर ही है, आफ्टर ऑल जो स्क्रिप्ट एक राइटर का होता है, डायरेक्टर के ही हाथों में है, तो वो उसी ने ही उसको एग्जीक्यूट करना है। मेरे ड्रामों में काश मैं तेरी बेटी न होती, जो जियो से ऑन एयर गया,
बड़ा लोगों ने सराहा, बड़ा एक उसमें वो था, जो वो कैरेक्टर्स थे वो वो आज तक मेरे जो है ना दिल के करीब ड्रामा है। मन के मोती मेरा एक बहुत अच्छा गया, और इंडिया में भी जी ज़िंदगी चैनल से भी ऑन एयर किया है। 2 कदम दूर थे मेरा एक ड्रामा था, कोई 4 साल तक यहाँ पाकिस्तान में वो हाई रेटेड रहा। उसने पिछले ड्रामों के जितनी भी रेटिंग की वो रिकॉर्ड्स थे वो सारे उसने ब्रेक कर दिया। वो भी मेरे बहुत दिल के करीब। मीरकसम मेरा बहुत दिल के करीब और बहुत हकीकत से करीब वो ड्रामा था जो मेरे अपने मुशाहिदात थे, जो मैंने ख़ुद देखे थे। एक मौलवी साहब, मदरसा, उनकी बेगमात और इनकी जो एक कहानी थी, इनके इमोशंस थे, इनकी चीज़ें थी, तो ये मैंने बहुत सारा ऑब्ज़र्व किया हुआ था। फिर मीरकसम मैंने लिखा। वो उस तरह गो के एग्जीक्यूट नहीं हो सका, लेकिन वो आज भी मेरे दिल के करीब एक स्क्रिप्ट है। और अभी मेरा एक ड्रामा शूट पर है, इस्लामाबाद में उसकी शूट चल रही है, तो ये भी बहुत मेरे दिल के करीब है, क्योंकि इसको ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हट के ड्रामा है। मुझे लगता है कि हम ज़िंदगी के साथ साथ खुद भी मैच्योर हो रहे होते हैं। जो कुछ पुराना काम ऐसा लगता है कि यार वो बेहतर तो था, लेकिन और बेहतर ही हो सकता है। अच्छा, अगर इस ड्रामे के बारे में बात करें तो ये भी माशरे की, मतलब माशरे की ही जी जी जी, ये टोटल सोशल ड्रामा है। इसमें ह्यूमर है, हंसी है, आंसू है, सारी चीज़ें वो जैसे होते हैं। लेकिन अच्छा, कभी आपने ये कोशिश की अपनी बायोपिक बनाने की? भाई मेरी भी कहानी, मतलब आपकी कहानी में ना सिर्फ मोटिवेशन है, ना सिर्फ एक इंसान को हौसला अफजाई है इंसान की, बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए। ये मुझे मेरे दोस्तों ने कहा है कि हम बनाएंगे, कभी खुद नहीं सोचा। मुझे लगता है कि मुझे अपना बायोपिक खुद नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अपने आप से इंसान इतना करीब होता है, बाज़ औक़ात अपने बारे में लिखते लिखते कुछ ज़्यादा अच्छाइयाँ लिख सकता है। मतलब उसके जो बहुत सारे पहलू है। अब मुझे जो है ना बेहतर आप बता सकती हूँ, मैं अपने आप को तो हर तरह से अच्छा ही समझूंगा। मैं तो चाहती हूँ कि आप जो है अपनी कहानी खुद लिखें, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो न्यूट्रल चलते हैं, अपने मयार पे भी, दूसरों के मयार पे भी आप बैलेंस रखते हैं। काफ़ी कोशिश होती है। हाँ, लेकिन अपने बारे में इंसान बहुत ही वो क्या कहते हैं ना, उंगली जितनी उंगली करीब आती है उतनी है वो जाती, नज़र नहीं आती। तो अपने आप से इंसान बहुत करीब होता है। ये वाकई अपने आप से इंसान बहुत करीब होता है। लेकिन ये है कि अपने इंसान, अब अगर इंसान अपने आप से करीब होता है तो इंसान को अपनी अक्कासी खुद करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने बारे में खुद लिखना बड़ी बात है और अच्छी बात है, और इससे ज़्यादा आपके बारे में एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा है, मुझे तो है ही नहीं। तो आपकी कहानी आप बेहतर बता सकते हो। अताउल्लाह बलोच साहब ने प्रॉमिस किया है कि कभी न कभी मेरी कहानी वो बनाएंगे, वो डायरेक्ट करेंगे। अच्छा, चाहे वो फिल्म बनाए, उसको टेलीफिल्म बनाए या कोई सीरियल बनाए। अच्छा, तो वो पता नहीं खुद लिखेंगे क्या करेंगे। नहीं, वो खुद नहीं लिखेंगे, बल्कि वो आपसे लिखवाएंगे, ये तो मुझे पता है। अच्छा, फिल्म की बात हो रही थी, तो फिल्म लाइन में जाने का? फिल्म मैंने कोई 2 लिखी है, और तकरीबन कोई 5-6 साल से, और अभी तक उनमें से कोई शूट पे नहीं गया। एक शूट पे जाना था कोई 4 साल पहले। आधी फिल्म को मकबूज़ा कश्मीर दिखाना था, आधी फिल्म कराची दिखाना था। कहानी कुछ इस तरह की थी, लव स्टोरी थी, बहुत ज़्यादा कोई पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन उसके जो एरियाज़ थे, 2 इलाके ऐसे डिवाइडेड थे। अच्छा, किफ़ायत, जैसे कि आपने कहा मकबूज़ा कश्मीर, और यहाँ पे वहाँ की अब एक राइटर को वहाँ के रिवायात का भी इल्म होना चाहिए, वहाँ के कल्चर का, वहाँ के लैंग्वेज का, वहाँ की जो रहन सहन है, वहाँ का जो पहनावा है, जी बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि वहाँ के जो वाक़यात हैं, वहाँ का जो फितरत है, जी ऐसे ही शख्सियत है वहाँ की, तो उसके बारे में भी इल्म होना चाहिए। तो आप कैसे इतना नॉलेज जो है वो? ये मालका आज से कोई 8 से 10 साल पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी राइटर्स को, लोगों को बहुत सारे बुक्स पढ़ने होते थे उन इलाकों के हवाले से, उस सब्जेक्ट के से रिलेट लाइब्रेरीज़ में जाना होता था, टाइम लगता था। लेकिन आज के ज़माने में ये जो इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल आपके हाथ में है, गूगल साहब आपके पास हैं, आप किसी भी सोसाइटी समाज के बारे में कोई 15 से 20 दिन अगर आप रिसर्च करो, नोट्स लिखते रहो, देखते रहो, वीडियोस देखते रहो, आर्टिकल्स पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं लोग आपके माइंड में आते हैं, फीड हो जाते हैं। फिर जो इमोशंस है ना, जो इमोशंस है वो बेसिकली इंटरनेशनल है।
हम कहानी में हमेशा इमोशंस होते हैं ना, कहानी जहाँ की भी हो कहानियाँ वही होती है, जो इमोशन होता है, जो दुख है, जो खुशी है, ये दोनों इंटरनेशनल है। वो इंटरनेशनल, ये कोई पाकिस्तानी दुख, कोई इंडियन दुख नहीं हाँ, है, कोई अच्छा, अमेरिकन दुख। ये बड़ी बात की आपने कि गम और खुशी जो है ये वो सबके यूनिवर्सल है, यकसा होते हैं, यूनिवर्सल है। बिल्कुल। तो ये मतलब आजकल वाकई में किसी को अगर किसी चीज़ की नॉलेज लेनी हो तो ज़्यादा दूर नहीं है, सारा इल्म जो है उसके घर में मौजूद है। लेकिन फिर भी मैं कुछ राइटरों के बारे में अगर बात करूं तो हिस्ट्री पे या किसी कल्चर पे लिखते तो हैं लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं लेते या कोई नॉलेज बिल्कुल नहीं लेते, या उनकी लैंग्वेज के बारे में, उनका पहनावा, यहाँ तक मैंने ये भी देखा है कि वो पहनावा भी उनका किसी और कल्चर से रिलेटेड होता है। अच्छा, फिर हम आए सीरियस बेस पे, तो माशरे की अक्कासी तो आप करते हैं, आप लिखते हैं उसके बारे में, लेकिन अगर कॉमेडी की बात करें, एक बार मैंने सुना था आपके लफ्ज़ों से कि मैं हॉरर कॉमेडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ आपने कहा? डार्क कॉमेडी। डार्क कॉमेडी, उसमें बहुत ही सीरियस काम चल रहा होता है लेकिन हंसी भी आती है साथ साथ। एक लाइट कॉमेडी उसके अंदर होती है, वो किसी के दुख पे बाज़ औक़ात हंसी आती है, मतलब अच्छा। कोई किसी ट्रेजेडी में है, बाज़ औक़ात इंसान को खुद भी कभी किसी दुख में हंसी आ जाती है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैंने कॉल मिलाई तो रहमान साहब के बजाय कोई और रहमान साहब थे, तो वो एक ट्रेजेडी भी था वो, लेकिन अगर उसको अगर आप कहानी में लेकर दिखाते हो तो वो ट्रेजेडी के साथ साथ देखने वालों को हंसी भी आएगी कि यार ये मतलब आजकल ये तो रहमान जो वाकई इसको डार्क काम, जी। लेकिन आजकल अगर हम देखें किफ़ायत तो दूसरों के दुख पे ही हम हंसते हैं। हाँ, ये पता नहीं क्या दौर आ गया। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम लोग जो है, और ये हकीकत है, मैं उस दिन सोच रही थी कि हम लोग दूसरे की जवाल के बारे में, कि उसके जवाल के बारे में कुछ पता चले, हम इसीलिए उसकी जो है हालात, हाँ, क्या ये जो है ना एक नफ्सियाती वो है, बीमारी है, साइकोलॉजिकल एक वो है। इवन के हम जो एंटरटेन होते हैं, ये मतलब अपने ही इंडस्ट्री के बारे में बात करनी है, हम जो एंटरटेनमेंट देखते हैं, जो ड्रामा देखते हैं, हम क्या देखते हैं? हम फिल्में वो देखते हैं जिसमें जो है ना वायलेंस है, मारदाड़ है। ड्रामे वो देखते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें किसी ने किसी के साथ बुरा किया, इसके साथ ये हुआ। हम जो है ना साइकोलॉजिकल ड्रामा जब तक ना देखे हमारे माइंड को खुराक नहीं मिलती। एक तरह से जो है ना हमारे माइंड के लिए साइकोलॉजिकल ड्रामा देखना, चाहे वो हम न्यूज़ टीवी की में भी देखें, जब तक कोई बुरा न्यूज़ नहीं होगा हम उसको, हमें न्यूज़ नहीं लगता। न्यूज़ बुरी होती है सारी। आजकल न्यूज़ चैनल अगर आप खोलें तो आपको सिर्फ पाकिस्तान में होने वाली वो जो बुरी चीज़ें सुबह से रात तक वही नजर आएंगी। कोई मुस्बित चीज़ है नहीं कि कोई कोने में बैठ के कोई अच्छा काम भी कर रहा होगा, कोई साइड पे बैठ के कोई नेकियां भी कर रहा होगा। मैं मालका कभी कभी सोचता हूँ कि अगर कोई एलियन आ जाए, एलियन हमारी ज़मीन पे आ जाए, कोई जिसको ज़मीन के बारे में कुछ नहीं पता हो, वो ज़मीन के बारे में अगर जानना चाहता हो, जैसे एक पीके फिल्म भी बनी थी, मैं यही कि इस बारे में तो फिल्म बनी है। सबसे पहले वो ज़मीन के बारे में, ज़मीन के लोगों के बारे में जानने के लिए वो क्या करेगा? न्यूज़पेपर उठाएगा, हाँ जी, टीवी देखेगा, हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे देखेगा। इस पे एक हफ्ते इसको देखने के बाद वो ये इम्प्रेशन लेके बैठेगा कि यार इस धरती पे कत्ल गारत होता है, इस पे जो है ना रेप हो रहे होते हैं, इसमें ज़्यादतियाँ हो रही होती है, इसमें जो है ना लोग एक दूसरे को लूट रहे होते हैं। न्यूज़ यही तो है ना, न्यूज़ यही है। तो वो ये इम्प्रेशन लेगा। जैसे कि आपने कहा कि एक ड्रामे की अगर एक कल्चर के बारे में आपको लिखना होता है तो आप सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, और वो रिसर्च जो है आपके घर में मौजूद है गूगल के ज़रिए। उसी तरह अगर एलियन अगर रिसर्च करे हमारे मुल्क की, तो वहाँ पे न्यूज़ चैनल ही उसको मिलेंगे, या सोशल मीडिया है वो मिलेगा, तो वहाँ पे उसको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ तो बस यही बातें करो तो इनके दिल पे बैठ जाओगे, वरना मुस्बित बात करने वाला कोई भी वो साइड हो जाता है आजकल के ज़माने में। अब मैं बात हूँ कॉमेडी पे, कि आजकल का ड्रामा जो है सीरियस बेस पे अगर हम ड्रामा देखें तो वो सास बहू का झगड़ा या ये बातें, और ये ड्रामे जो हैं वो हमारी शख्सियत को मुतासिर करने में काफ़ी होते हैं, क्योंकि आजकल का दौर यही है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस। अच्छा, कॉमेडी ड्रामा में देखूँ, मुझे अफसोस ये होता है कि मैं बहुत कॉमेडी ड्रामा पसंद करती हूँ बनस्बत ये सीरियस ड्रामे में के, लेकिन जब मैं देखती हूँ तो एक बाप होता है तो बच्चे उससे बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं, ये कॉमेडी है। हाँ। एक माँ होती है, माँ का किरदार, बच्चे उससे मतलब माँ बाप का वो नहीं रखते, वो ये कॉमेडी है। भाई को अजीब तरीके से बुला रहा होता है, अच्छा लैंग्वेज का कोई वो नहीं होता, एक्सेंट उसमें अजीब सी होती है। उर्दू जो एक खालिस ज़बान है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही वसी ज़बान है, वो भी एक जो आपने अभी एक लैंग्वेज
अरे भाई कौन बात कर रहे हो, ऐसी लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और हमारी जो यूथ है वो काफ़ी मुतासिर हो रही है। और आजकल हम देखें कि टिकटॉक जो बना रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे जो वीडियोस बना रहे हैं, बीवी शौहर, अच्छा कॉमेडी है ये, थप्पड़ मारना बीवी का शौहर को या शौहर का बीवी को थप्पड़ मारना, ये आम सा हो गया है। तो आपको क्या लगता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आजकल लोग इससे दूर भाग रहे हैं? ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जब से ये डिजिटल ज़माना आया है, इसमें अब चूंकि अभी हमारे पास आया है, कोई 10 से 15 साल हो गए हैं ना, इस लोगों के पास ये इंटरनेट और ये सारी चीज़ें आ गई। ये अभी थोड़ा सा लोगों को ये डिस्टर्ब करेगा। बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग रियलाइज़ करते रहेंगे, फिर लोगों को समझ आएगी कि ये जो गैजेट है इसको ज़रूरत के लिए कितना यूज़ आपने करना है, कौन सी चीज़ क्या है वगैरह, वो लोग आ जाएंगे, ट्रैक पे आ जाएंगे। अभी तो टिकटॉक ऐसा ही होता रहा है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है पहले ज़रा जब भी कोई पहले से, अगर मैं आपको एक बात बता दूं, पहले जब कोई नई चीज़ आती थी तो बहुत भारी होती थी, बहुत पॉजिटिव होती थी। अगर हम पीटीवी के ज़माने से देखें या हम वहाँ उस दौर के प्राइवेट प्रोडक्शंस को देखें तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें आती थी, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं थी लेकिन एक्सेप्टेड हो जाती थी। लेकिन जो नेगेटिविटी है वो बदलती नहीं है, वो बढ़ती जाती है। अब ये जो माशरे में हमारी ये चीज़ आई है, ये काफ़ी सालों से आ रही है। ये एक कदम था, अब 100 कदम बन गए, अब 1000 बन जाएंगे, अब लाखों और बनेगा। अब ये और बनेगा। इवन के इस वक्त जो आप सब पढ़ते हैं दुनिया में, इसके बहुत सारे फेजेस हैं। जो पर्सनल जो लाइफ है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जो मैरिटल लाइफ है, शादीशुदा ज़िंदगी है, आपके सारे दोस्त जो है ना वर्चुअल हैं। मतलब आपके बहुत सारे रिलेशंस हमारे जो है ना इंटरनेट से रिलेटेड लोगों के साथ हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक वो है ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी एज ए ह्यूमन इस प्लेनेट पे अभी हमें कहीं हम मिसयूज़ भी कर रहे हैं, कहीं कुछ लोग इसका पॉजिटिव यूज़ भी कर रहे होते हैं। तो वो करते करते बैलेंस हो जाता है। हमेशा जब भी कोई डिसबैलेंस कोई चीज़ हो जाती है तो उसके बाद उसका अपोजिट जो है ना बैलेंस हो जाता है। खैर काश कि हम लोगों को ये शऊर हो कि हम लोग इतने सारे जो टेक्नोलॉजी आई है उसको कैसे पॉजिटिव यूज़ करें। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी कर पाएंगे, लेकिन खैर उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, अगर आपके मुस्तकबिल के बारे में पूछें आप तो मुस्तकबिल और माजी को मानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके काम के हवाले से अगर बात करें मुस्तकबिल के बारे में, तो क्या आप ऐसा कौन सी स्टोरी लिखना चाहते हैं यानी कि आपकी शुरू से ख्वाहिश है कि इस टॉपिक पे मैं कुछ लिखूं? ये कभी खुद भी नहीं सोचा था मैंने। अच्छा। कि ये वाला क्वेश्चन आएगा। नहीं, सही क्वेश्चन किया। सबसे पहली बात जो आपने कहा कि मैं माजी और मुस्तकबिल को नहीं मानता, मैं मानता हूँ लेकिन उनको उनकी जगह दे देता हूँ। जो माजी है वो एक गुजरा ज़माना है, एक मेमोरी है, एक यादाश्त है, वो हकीकत नहीं है। बिल्कुल। जो फ्यूचर है वो एक फ्यूचर इमेजिनेशन है, तसव्वुर है आने वाले ज़मानों का कि ये होगा, चाहे वो एक कुछ सेकंड्स के बाद हो। जो लम्हे मौजूद है वो मौजूद है, वो रियल है। हाँ। तो मैं उनको मानता हूँ लेकिन उनको एज ए मेमोरी की तरह बस एक गुजर गया, एक गुजरने वाला है, एक ने आना है, लेकिन वो आने वाला है, उसका ताल्लुक मेरे लम्हे मौजूद से है। हाँ। इस लम्हे मौजूद में मैं जो होऊंगा तो मेरा जो फ्यूचर है वही मेरा जो है ना वो भी मेरा लम्हे मौजूद बनेगा। तो मैं इस तरह चीज़ों को जो है ना देखता हूँ। और ये हकीकत, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपकी जो सोच है वो आपकी शख्सियत उभारती है। अब अगर आप बुरा सोच रखते हैं तो आपकी शख्सियत जब बुरी होने लगती है तो आपके चेहरा बिगड़ जाता है। ऐसे और मैंने बहुत से ऐसे शख्सियत देखे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एज है लेकिन उनकी सोच चूँकि बहुत ज़्यादा मुस्बित है तो उनका चेहरा बड़ा ही प्यारा होता है। और बहुत से ऐसे जो कम एज के मैंने देखे हैं, जब उनकी सोच में मनफी चीज़ें आ जाती है तो उनका चेहरा बड़ा खरनाट हो जाता है। तो ये अक्सर मैंने देखा। और आपकी माशाल्लाह से क्या ही बात करें हम लोग कि हमारा जो यहाँ पे जो लोग थे वो भी आपसे मुतासिर हो रहे हैं। मेहरबानी। अच्छा, कि बात एक मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ को? मतलब मैं तो यूथ में नहीं आती हूँ, हमारी यूथ को। नहीं, यूथ है, हम सब यूथ है। अच्छा, इनका क्योंकि अंदर से जो है ना बंदा हमेशा यूथ रहता है। मैं समझता हूँ जो माइंड है वो बूढ़ा हो जाता है, फिजिकली तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी आना है, पत्ते की तरह रंग बदलना है, जाना है। हाँ, अगर माइंड कहीं अटक गया, कहीं बूढ़ा हो गया, कहीं मायूस हो गया तो वो इंसान किसी भी एज में बूढ़ा हो जाता है। अदरवाइज यूथ है। हाँ, अदरवाइज वो बच्चा है।
मतलब एज की कोई वो नहीं होती, कैदियत नहीं होती, एज नंबर है। वैसे ये अच्छी बात है, आजकल सब यही कह रहे हैं भाई एज एक नंबर है, एज को मत मानो। आजकल एज पे जो है ना हम तनकीद भी करने लगते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मरागिश का वक्त खलास हो जा रहा है। अच्छा, एक छोटा सा मैसेज मुख्तसर जो आप देना अच्छा, चाहें। मैसेज मैं ये कन्वे करना चाहूँगा कि जो हिम्मत है बेसिकली किसी भी फील्ड में, किसी भी काम के लिए, हमारा जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं, वो कोशिश करे, जो भी काम करे उसमें कंसिस्टेंट रहे, मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते रहे। क्योंकि आज का जो ज़माना है, इस वक्त जो ये जो ज़माना है, मैं समझता हूँ इस ज़माने में अगर कोई कहता है कि उसके पास काम नहीं है तो वो खुद नाकाम है। क्योंकि इंटरनेशनली आप कनेक्टेड है पूरी दुनिया से, आप रिमोट वर्किंग भी करते हैं, आप हर तरह का काम है, लेकिन आपके अंदर जो है ना वो हिम्मत होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं उनको जो है ना किसी भी फील्ड में हो, उनको हिम्मत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और यही जीत है। और यही जीते। और जिद पकड़नी चाहिए, इंसान को जिद पकड़नी चाहिए, खासकर तो दे वो गाना तो जिद्दी है, पॉजिटिव जिद, नेगेटिव जिद नहीं। आजकल सब नेगेटिव जिद पकड़े। बहरहाल किफ़ायत बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच और सारी टीम के गोलीचारू का हमशी में गोशक बैगे कि मैं मरागिश वाद बिता हलास याद बेदारे ये प्रोग्राम में नबिता एक मैसेज बिता शुमार सजीना ना बेदे केशा दिलित सराइर बिकने और दीमा बोर बेता हमशी हमारा बिसा महल का बलोचर बेदेता इजाजत वती ख्याल बिकने होती मात पे ख्याल अल्लाह मायर बिकने मनी निमगांची नहीं अल्लाह में आ रहे।